Namaskaram. So today we are starting with the GST lectures with latest amendments. तो जो amendments होते रहेंगे we will try to cover up those. आज एकदम ही बेसिक की बातें करनी है, तो बहुत ज्यादा डिटेल में हम लोग बाद में जब थोड़ा सिलेबस आपका कंट्रोल हो जाएगा तो वी विल गो इनटू डेप्थ ऑफ द जीएसटी एंड लीगल प्रोविजंस. लेकिन स्टार्टिंग के एक 4-5 लेक्चर तो आपको ऐसे जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ाऊंगा मैं कि एग्जैक्टली जीएसटी जब आप पढ़ते हो तो आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए और बैकग्राउंड में आपको क्या क्या पता होना चाहिए बिफोर यू स्टार्ट जीएसटी का लीगल अंडरस्टैंडिंग. तो सबसे पहले तो आज का जो टॉपिक है दैट इज इंट्रोडक्शन टू जीएसटी है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जीएसटी कब लॉन्च किया था, क्या किया था, क्यों लाया गया था, तो ऑल दोस थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस. थोड़ा बैकग्राउंड होता है तो आपको पढ़ने के लिए थोड़ा इजी चला जाता है. तो एज यू नो वी हैव टू टैक्सेस इन इंडिया, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स. और डायरेक्ट टैक्स के ऊपर हमने ऑलरेडी सीरीज ऑफ लेक्चर्स बना के अपलोड कर दिए बहुत सारे, और जो पेंडिंग लेक्चर्स है वो भी हम कंटिन्यूअसली कंटेंट बना रहे हैं. इनडायरेक्ट टैक्सेस की जब हम बात करते हैं तो इसका जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी होता है इंडिया में, जैसे बैंकिंग के लिए आरबीआई होता है, बैंक को रेगुलेट करने के लिए आरबीआई बनाया गया है. फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट के लिए भी आरबीआई अपना रूल करता है. देन शेयर मार्केट को कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए सेबी का एस्टैब्लिशमेंट है. ऐसे ही देश में इंश्योरेंस कंपनीज को रेगुलेट करने के लिए आईआरडीए करके बॉडी है. तो डायरेक्ट टैक्स को रेगुलेट करने के लिए इंडिया में जो बॉडी है, गवर्नमेंट की जो बॉडी है, जो विंग है जिसको मैनेज करती है, उसका नाम है सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस. और जो इनडायरेक्ट टैक्सेस को कंट्रोल है, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी जो हम बात करते हैं, दैट इज सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स. तो आज की तारीख में दो इनडायरेक्ट टैक्सेस बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है, दैट इज जीएसटी एंड कस्टम. तो ये दो चीजों का आपका अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए एंड वी विल ट्राई टू कवर एवरीथिंग. तो सर इसको फिर जीएसटी एंड कस्टम ही बोल देते? जी नहीं, अभी भी एक्साइज लॉ भी है, वैट भी है, सीएसटी भी है, मतलब जो सेंट्रल सेल्स टैक्स है. तो ऐसे नहीं कि पूरा जब जीएसटी आया तो सारे के सारे पुराने इनडायरेक्ट टैक्सेस को 100% एलिमिनेट किया गया. आप लोगों को जनरल नॉलेज से पता होना चाहिए, लीकर के ऊपर अभी भी जीएसटी नहीं है, लीकर के ऊपर अभी भी स्टेट के टैक्सेस है, पेट्रोल के ऊपर जीएसटी नहीं है. तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर भी पुराने टैक्सेस अभी जैसे थे वैसे ही एप्लीकेबल हो रहे हैं. तो इसलिए इसका नाम इनडायरेक्ट टैक्सेस रखा है. तो इसलिए क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस एक दो नहीं है, बहुत सारे हैं, लेकिन मेनली हम जो बात करते हैं आज देश में, हम जीएसटी और कस्टम्स की बात करते हैं. तो सर इनडायरेक्ट टैक्सेस किसके ऊपर लगते हैं? तो गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर लगती है. तो गुड्स एंड सर्विसेज का डेफिनेशन क्या है, कब गुड्स बोला जाएगा, कब सर्विस बोला जाएगा, अब सब आगे जाके हम पढ़ेंगे. लेकिन मोटा मोटी आप समझ लीजिए, जो मूवेबल प्रॉपर्टीज होती है इस दुनिया में, जो भी प्रॉपर्टी एक मूवेबल प्रॉपर्टी होती है उसको गुड्स बोला जाता है. और जो सर्विस है उसका डेफिनेशन कुछ ऐसा लिखा गया है, समथिंग विच इज नॉट गुड्स इज सर्विस. ठीक है ना? तो ये इस यूनिवर्स में दो ही चीजें एग्जिस्ट करती है, या तो आप मूवेबल प्रॉपर्टी हो तो आप गुड्स बन जाओगे, ठीक है ना, और जो गुड्स नहीं बन पाया वो सर्विस है. तो सर्विस का डेफिनेशन नेगेटिव डेफिनेशन है. फिलहाल इतना ही आपके काम का है, बाकी हम आगे जाके बात करेंगे. अब हैविंग गुड्स एंड सर्विसेज विल नेवर अट्रैक्ट टैक्स. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. आपके पास गुड्स है, अपने दुकान खोल के रखिए, एक शॉपकीपर है, इसके पास बहुत सारे यहाँ पे गुड्स रखे हुए, तो जीएसटी अट्रैक्ट नहीं होगा. है गुड्स के ऊपर जीएसटी लगा हुआ है, लेवी हो चुका है, ठीक है ना, आपने बोलते हैं ना गन सामने पकड़ के रखा हुआ है, होल्ड करके रखा है, आपने ट्रिगर नहीं दबाया. तो ट्रिगर कब होगा जीएसटी का गन, या लेवी कब होगा, जब, या जीएसटी भरना ही कब है? तो फिर आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो टैक्सेबल इवेंट बोला जाता है, कि जीएसटी लॉ में टैक्सेबल इवेंट जो है वो है सप्लाई. ठीक है ना? तो पूरा का पूरा गेम जो है ना इस वर्ड के ऊपर है. अगर आपको लीगल जीएसटी समझना है तो आपको सप्लाई इस टर्म को समझना पड़ेगा. नहीं बोल के कम से कम हम लोग 100 पेज का अप्रोक्सीमेट कंसिडरेशन मतलब बात करेंगे टू अंडरस्टैंड द टर्म सप्लाई, कि सप्लाई मतलब क्या होता है. जिसको सप्लाई समझ गया उसको जीएसटी समझा, जिसको सप्लाई नहीं समझा उसको जीएसटी नहीं समझा. तो सप्लाई होना बहुत जरूरी है. सप्लाई इज टैक्सेबल इवेंट. कुछ लोग बोलते बोलते बोल देते गुड्स का सेल होना जरूरी है. मैं बता रहा हूं नहीं 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 नहीं, गुड्स का सेल होना जरूरी नहीं, गुड्स का सप्लाई होना जरूरी है. कुछ लोग बोलते गुड्स का मूवमेंट होना जरूरी नहीं. मैंने बोला नहीं नहीं, गुड्स का मूवमेंट होना जरूरी नहीं है, गुड्स का सप्लाई होना जरूरी है. तो सर सप्लाई और मूवमेंट में क्या फर्क है, सेल में क्या फर्क है? सेल में ना क्या होता है ना, ओनरशिप एंड पोजीशन दोनों ट्रांसफर होता है, उसको सेल बोलते हैं. कि ओनरशिप एंड पोजीशन दोनों ट्रांसफर हो गया, आपको कंसिडरेशन मिल गया. दैट इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सप्लाई, वन ऑफ द फॉर्म ऑफ सप्लाई. मूवमेंट मतलब क्या? एक फैक्ट्री से गुड्स दूसरे फैक्ट्री में चले गए
तो उसको मूवमेंट ऑफ द गुड्स बोलते हैं। इसको सेल नहीं बोलते, क्योंकि ना ही ओनरशिप ट्रांसफर हुआ है, ना ही पोजीशन ट्रांसफर हुआ है, जस्ट एक जगह से दूसरी जगह पे गुड्स का मूवमेंट हुआ है। तो सर सप्लाई क्या होता है? सप्लाई इज अ वेरी बिग टर्म, ठीक है ना। एक्सचेंज ऑफ गुड्स, रेलिंक्विशमेंट ऑफ गुड्स, डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स, ये सारी चीजें भी सप्लाई में कवर हो जाती है। कभी कभी सेम एंटिटी का एक ब्रांच महाराष्ट्र में, एक ब्रांच गुजरात में है, तभी भी इसको सप्लाई बोला जाता है, ठीक है ना। तो बहुत सारी बातें हम करेंगे सप्लाई की, अभी आप टेंशन मत लीजिए। अभी के टाइम पे आपको खाली इतना समझना है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सप्लाई वी हैव जीएसटी। एक सप्लाई का नाम होता है इंट्रास्टेट सप्लाई, दूसरे का नाम होता है इंटरस्टेट सप्लाई। अब इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट में बच्चे कभी कभी कंफ्यूज होते हैं, उनको लगता है इंटर मतलब विद इन होता है, और इंटर का मतलब ही नहीं पता। इंटर नॉर्मल टर्म में यूज नहीं करते हम। तो इंटर मतलब आउटसाइड और इंट्रा मतलब विद इन। आपको याद रखने के लिए कैसे याद रखना है? आपके घर पे जब भी मारा मारी तभी होगी जब आप इंटर कास्ट मैरिज प्रपोज करोगे। आप बोलोगे सर मैं जिनके साथ रिलेशनशिप में हूं वो इंटर कास्ट की है या इंटर स्टेट की है, मतलब किसी और स्टेट की है। एक तो उसके तरफ से याद रखिए आप कि इंटर स्टेट मतलब, इंटर कास्ट मतलब सर किसी और कास्ट के साथ आप शादी कर रहे हो। अगर वो नहीं समझता तो कम से कम आपने स्पोर्ट में इतना तो सुना होगा कि देयर आर इंटर कॉलेज मैचेस। इंटर कॉलेज मैचेस मतलब एक कॉलेज का दूसरे कॉलेज के साथ मैच होगा। इंटर स्टेट मैचेस, इंटर स्टेट मतलब एक स्टेट का दूसरे स्टेट के साथ। इंटर डिस्ट्रिक्ट, एक डिस्ट्रिक्ट का दूसरे डिस्ट्रिक्ट के साथ। और इंटरनेशनल, ये तो वर्ड सबने सुना ही होगा ना। इंटरनेशनल का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल मतलब एक देश का दूसरे देश के साथ मैच जब होता है तो उस मैच को इंटरनेशनल मैच या इंटरनेशनल स्पोर्ट बोला जाता है। तो इंटर मतलब आउटसाइड। आई होप इतना सब बोलने के बाद अब कभी कंफ्यूज नहीं होगे कि इंटर मतलब क्या। इंटरनेशनल बोले तो आउटसाइड, तो आउटसाइड द स्टेट। तो एक विद इन द स्टेट होता है उसको इंट्रा बोला जाता है, एक आउटसाइड द स्टेट होता है उसको इंटर बोला जाता है। सर अगर महाराष्ट्र से गुड्स महाराष्ट्र के किसी पार्ट में अगर गए, गुजरात से गुजरात में ही चले गए, ठीक है ना, या जो यूनियन टेरिटरी थे अंडमान निकोबार से अंडमान निकोबार में ही अगर ट्रांसफर हुआ, तो इसको इंट्रा स्टेट सप्लाई बोला जाता है। और इंट्रा स्टेट सप्लाई पे सीजीएसटी या एसजीएसटी लगता है। तो ये दो नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, सीजीएसटी या एसजीएसटी। सीजीएसटी का मतलब क्या है? सेंट्रल जीएसटी। एंड एसजीएसटी का मतलब है स्टेट जीएसटी, ठीक है ना। अब हमारे देश में जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है इंडिया में, 28 स्टेट्स है हमारे पास। कितने स्टेट्स है? 28 स्टेट्स है। और कुछ हमारे पास यूनियन टेरिटरीज है जो स्टेट नहीं है, ठीक है ना, यूटीज है। अब यूटीज में भी दो टाइप के हमारे पास यूटीज है, इसकी बातें भी हम थोड़े टाइम के बाद करने वाले हैं। यूटी विद स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब वो अपना खुद का लॉ बना सकते हैं। एंड यूटी विदाउट स्टेट लेजिस्लेचर, विदाउट स्टेट लेजिस्लेचर मतलब उनका कोई स्टेट लेजिस्लेचर नहीं है। अब स्टेट लेजिस्लेचर मतलब क्या? ये सब क्या बातें कर रहे हो सर? 2 मिनट दो मुझको, 2-5 मिनट में आपको हर एक चीज का क्लैरिटी मिलना चालू हो जाएगा। लेकिन सर ये जो यूटी विद स्टेट लेजिस्लेचर है ना, उसका एग्जाम्पल है आपका दिल्ली, पुडुचेरी, ठीक है ना। ये जो है अभी अपना लेह लद्दाख का जो यूनियन टेरिटरी बना, जो जम्मू एंड कश्मीर जब डिवाइड हो गया तो उसकी जो बातें हमने की थी, तो हम यहाँ पे बात करेंगे। उनका खुद का लॉ बनाने की बॉडी उनके पास है, तो उनका खुद का लॉ खुद बनाते हैं। तो जिन यूनियन टेरिटरीज का स्टेट लेजिस्लेचर है, हम उनको स्टेट ही कंसिडर करते हैं जीएसटी में, मतलब वहां पे स्टेट जीएसटी लगेगा। और जिनका कोई माई बाप नहीं है, जिनका कोई लॉ नहीं बना था, ठीक है ना, उठाओ ना, वो डिलीवरी वाला रहेगा, सागर को दे दो, कुरियर वाला रहेगा, उठा जरा, ओटीपी लगेगा, वो लेके जा मोबाइल। 1 मिनट। तो कुछ यूनियन टेरिटरीज है जहां पे स्टेट लेजिस्लेचर नहीं है, मतलब उनको लॉ मेकिंग की पावर नहीं है। अंडमान निकोबार इज वन ऑफ द एग्जांपल, दमन दीव इज एन अनदर एग्जांपल, चंडीगढ़ इज एन एग्जांपल। तो यहाँ पे क्या होता है ना, फिर यहाँ पे लॉ जो बनाती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही उनके लिए लॉ बनाती है। ये बात फिर से अभी रिपीट होगी थोड़े टाइम में, लेकिन आपकी जनरल नॉलेज के लिए बता दूं, यहाँ पे यूटी जीएसटी लगता है। तो ऐसा कभी नहीं होगा। तो दो कॉम्बिनेशन क्या बनते हैं विद इंट्रास्टेट में? दो कॉम्बिनेशन क्या बनते हैं?
एक है CGST, तो लगना ही है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ठीक है ना। और उसके साथ क्या लगता है, HGST। आपने बहुत बार अज्यूम किया, देखा भी होगा, आपने सुना भी होगा, आपने बहुत बार बिल परचेज की होंगी। अभी आपके लिए GST ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ा नहीं तो आपको पता नहीं। GST हैज बिकम वेरी प्रिवेलेंट इन द इंडस्ट्री। आपने होटल में खाना खाया तो आपके खाने के बिल के नीचे 2 GST लग कर आती है, CGST HGST आती है। मैकडी में आपने बर्गर खाया, CGST HGST करके आपने कुछ देखा हुआ है। तो CGST और HGST इज वन कॉम्बिनेशन। और अगर आप यूनियन टेरिटरीज में हो, कहां पे हो आप, यूनियन टेरिटरी में, तो CGST लगेगा, उसके साथ क्या लग जाएगा, UTGST, क्योंकि उसको स्टेट नहीं बोल सकते, वो यूनियन टेरिटरी है। तो वहां पे UTGST आपको लगा हुआ दिखेगा। अब प्लीज आप इसको जरा ध्यान में रखिए कि कभी भी सीजीएसटी के साथ या तो HGST आएगा या तो UTGST आएगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि S और UT साथ में आ गया। दिस इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, ठीक है ना, क्योंकि या तो आपकी स्टेट होगी या तो आपकी यूनियन टेरिटरी होगी। आप ऐसे नहीं बोल सकते मेरे स्टेट में UTGST और स्टेट GST दोनों लगता है। तो सी के साथ ये एस पॉसिबल है, सी के साथ यूटी पॉसिबल है, लेकिन एस और यूटी साथ में आना पॉसिबल नहीं है। ये थोड़ा क्लैरिफिकेटरी मैंने बता दिया, बाकी बातें बातें आगे करेंगे। अब साहब अगर माल एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर जा रहा है, वन स्टेट टू अनादर स्टेट, या वन यूनियन टेरिटरी टू अनादर यूनियन टेरिटरी, या यूनियन टेरिटरी टू द स्टेट, तो सर क्या लगेगा, तो सर IGST लगेगा। क्यों IGST लगेगा, क्योंकि यहां पे फिर कंफ्यूजन हो जाता है ना, दो स्टेट में झगड़ा हो जाता है। कौन से दो स्टेट, अब यहाँ पे महाराष्ट्र से गुड्स गुजरात में जा रहा है, ठीक है ना, महाराष्ट्र से गुड्स गुजरात में जा रहा है। वैसे देखेंगे तो महाराष्ट्र भी इंडिया का ही पार्ट है और गुजरात भी इंडिया का ही पार्ट है। तो आपके लिए दो गवर्नमेंट काम कर रही है कंटिन्यूअसली। आपके लिए दो गवर्नमेंट कौन सी काम करती है, तो आपके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट भी काम करती है और आपके लिए स्टेट गवर्नमेंट भी काम करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट आपके लिए NH बनाती है, नेशनल हाईवेज बनाती है, बहुत बड़े बड़े हाईवेज होते हैं, मुंबई बैंगलोर हाईवे, हाँ मुंबई दिल्ली हाईवे जो बना हुआ है वो नेशनल गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया, इसलिए उसका नाम है NH। और आपने भी देखा होगा कि कभी आप ट्रैवल करते हो तो कुछ कुछ हाईवेज का नाम SH होता है, स्टेट हाईवेज होता है, वो स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। मिलिट्री जो होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है। आपने हमेशा देखा होगा इंडियन आर्मी बोलते हैं, ऐसा कभी नहीं बोला महाराष्ट्र आर्मी। दूसरा, आपने स्टेट गवर्नमेंट का सुना होगा तो पुलिस का होता है, महाराष्ट्र पुलिस होता है, ठीक है ना, गुजरात पुलिस होता है। तो पुलिस के रूल अलग होते हैं, स्टेट के हिसाब से स्टेट के रूल अलग हो जाते हैं, ठीक है ना। कुछ स्कूल्स होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड होते हैं, कुछ स्कूल होते हैं, कॉलेज होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट फंडेड होते हैं, कुछ हॉस्पिटल्स होती है या गवर्नमेंट की स्कीम होती है, हेल्थ केयर स्कीम होती है जो सेंट्रल की होती है, कुछ स्टेट की होती है। मतलब कंटिन्यूअसली आपके लिए दो लोग काम करते हैं, दो गवर्नमेंट काम करते हैं, मतलब दो टाइप के टैक्स भी भरने पड़ेंगे। तो महाराष्ट्र में भी आप व्यापार करोगे तभी भी आपको GST भरना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, और आप गुजरात में भी अगर काम करते हो तभी भी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को GST भरना पड़ेगा। तो दिस इज क्लियर कि सेंट्रल गवर्नमेंट को हमें GST क्यों देना है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट हमेशा कॉमन ही होगा। लेकिन अगर महाराष्ट्र का पर्सन महाराष्ट्र में ही सप्लाई करता है, तो बायर भी महाराष्ट्र का, सेलर भी महाराष्ट्र, तो कंफ्यूजन नहीं है कि कौन से स्टेट को स्टेट का रेवेन्यू जाएगा, क्योंकि GST एक ऐसा केक है जो आधा आधा खाया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट हमेशा अपना 50% लेता है, याद रखो। अब 50% जाता है स्टेट गवर्नमेंट को। तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा, अगर सप्लायर भी महाराष्ट्र का, रेसिपिएंट भी महाराष्ट्र का, गुड्स मैन्युफैक्चर भी वहीं पे हुआ है, गुड्स कंज्यूम भी वहीं पे हुआ है, तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। 50% जो नीचे वाला 50% है वो महाराष्ट्र को जाएगा। सेम गुजरात में ही सेलर है, गुजरात में ही बायर है, तो सर गुजरात को जाएगा। लेकिन अगर सेलर महाराष्ट्र का है और गुजरात का अगर बायर है, गुजरात का अगर बायर है, अब डिस्प्यूट हो सकता है। अब ये जो 50%, सेंट्रल गवर्नमेंट को तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो बोलता है मेरा 50% तो फिक्स है, अब तुम तुम्हारा 50% देख लो किसको जाना चाहिए। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट बोलता है आई एम अ प्रोड्यूसर स्टेट। प्रोड्यूसर स्टेट मतलब जहां पे प्रोडक्शन होता है, ठीक है ना। तो इंडिया का जब डेवलपमेंट हुआ तो इंडिया का GDP बहुत अच्छा है, प्रोग्रेसिंग GDP है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि इंडिया का हर स्टेट डेवलप हो रहा है। तो डेवलपमेंट इंडिया में हो रहा है लेकिन सेंट्रिक बेस हो रहा है, एक पर्टिकुलर स्टेट या उस स्टेट में का भी पर्टिकुलर सिटी या एक टाउन बहुत फास्ट डेवलप हो रहा है, बाकी सब कुछ अभी भी अंडर डेवलप ही है। तो हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा इम्बैलेंस चलता है। तो कुछ स्टेट्स है जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, ठीक है ना, ये बहुत फास्ट ग्रो हो रहे हैं, दिल्ली बहुत फास्ट ग्रो होता है। लेकिन कुछ बहुत सारे स्टेट्स है, झारखंड है, बिहार है, हाँ वो नॉर्थ ईस्ट का पूरा सीरीज है, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, वो सब कुछ जो है वो अंडर डेवलप है, अभी भी अंडर डेवलप है। तो इन्होंने क्या बोला कि हम प्रोड्यूसर स्टेट है, हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन फैसिलिटी है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट बात कर रहा था मैं टैक्स लूंगा,
गुजरात बोलता था कि अरे ऐसे कैसे बात कर रहे हो, आपका प्रोड्यूसर है तो हमारा कंज्यूमर है, तो हम कंजम्पशन स्टेट है, हम टैक्स लेंगे, ठीक है। फिर महाराष्ट्र बोलता था लेकिन सेल मेरे यहाँ पे हुआ है, गुजरात बोलता था लेकिन परचेस मेरे यहाँ पे हुआ है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट बोलता था मेरे यहाँ पे इनकम बुक हुआ है, ये बोलते थे मेरे यहाँ पे एक्सपेंस बुक हुआ है, ये बोलते थे हमने पैसे रिसीव किए हैं, ये बोलते हमने पैसे पे किए हैं। तो स्टेट लेवल पे झगड़ा हो सकता था, हो रहा था। इसलिए इंडिया में जीएसटी जो ओरिजिनली प्रपोज किया था वो कहीं पे 2002 या 2003 के आसपास प्रपोज किया गया था। 2003 2004 के आसपास इंडिया में जीएसटी आना चाहिए था, लेकिन 2003 या 2004 से जीएसटी क्यों नहीं आया, उसका रीजन ही ये था कि स्टेट लेवल पे झगड़ा बहुत ज्यादा चालू था। देखो आपको पता है कि यूएसए का फुल फॉर्म क्या है, यूएसए का फुल फॉर्म है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मतलब अमेरिका एक देश, ऐसा देश नहीं है, बहुत सारे देशों का एक कॉमन जो एक कॉन्स्टिट्यूशन बना उसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बोलते हैं। वैसे हम भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया बोला जा सकता है, क्योंकि आप देखने जाओगे तो जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो हम सारे इंडियन बन जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब केरला महाराष्ट्र का मैच होता है या महाराष्ट्र गुजरात का मैच होता है तो महाराष्ट्रियन बन जाते हैं। तो देखने जाएंगे तो हम है यूनाइटेड, लेकिन रियलिटी में हम लोग इतने डिवाइडेड है, इतने डिवाइडेड है कि आप बिलीव नहीं करोगे। जस्ट टू मेक यू दिस अंडरस्टैंड कि झगड़ा क्यों होता है दो स्टेट के बीच में, आप मुझे बताइए। अगर आप कैसे सोचते हो, जब हम देश लेवल पे सोचते हैं तो आपको लगता है हाँ, हम भारतीय, हम इंडियन से, हम सारे एक साथ रहेंगे, अच्छे मिलजुल के रहेंगे, एक गवर्नमेंट को टैक्स देंगे, वो गवर्नमेंट हमारे लिए काम करेगा, ओके ओके ओके। तो इंडिया पाकिस्तान का मैच है तो इंडिया जीतना चाहिए, ऐसा आपको हमेशा फीलिंग रहता है। लेकिन आपके स्टेट का मैच किसी और स्टेट के साथ है तो कौन सा स्टेट जीतना चाहिए, अपना स्टेट जीतना चाहिए। आपके स्टेट में आपका डिस्ट्रिक्ट मुंबई वर्सेस पुणे का मैच चालू है, अपन मुंबई के लोग हैं तो क्या जीतना चाहिए, फिर मुंबई जीतना चाहिए। मुंबई में भी साउथ मुंबई वर्सेस नॉर्थ मुंबई का मैच चालू है, अभी अपन साउथ मुंबई में रहते तो साउथ मुंबई जीतना चाहिए, ठीक है ना। साउथ मुंबई में भी ईस्ट और वेस्ट रहता है, आपको पता है ना, कोई स्टेशन रहता है, एक स्टेशन के साथ, एक स्टेशन का दूसरे स्टेशन के साथ मैच है, तो अपन जहाँ रहते हैं वहां जीतना चाहिए। उसमें भी ईस्ट एंड वेस्ट होता है, तो ईस्ट अपन ईस्ट में तो ईस्ट जीतना चाहिए। आपकी कॉलोनी का मैच दूसरे कॉलोनी के साथ है तो आपकी कॉलोनी जीतनी चाहिए। आपकी कॉलोनी बिल्डिंग 1 का मैच दूसरे बिल्डिंग के साथ है तो आपकी बिल्डिंग जीतनी चाहिए। आपकी बिल्डिंग में आपका फ्लोर सेकंड फ्लोर है, किसी और का फ्लोर थर्ड फ्लोर है, इन दोनों फ्लोर का मैच है तो आपको लगेगा सेकंड फ्लोर जीतना चाहिए। आपके फ्लोर पे ही, ठीक है ना, दो घरों में मैच चालू है, आपके घर का वर्सेस दूसरे मैच, मतलब मैच जरूरी नहीं क्रिकेट का मैच है, झगड़ा चालू, झगड़ा भी हो सकता है, तो हु शुड विन, आपको लगेगा हमारे घर वाले जीतनी चाहिए। आपके घर में दो भाई है, बड़ा भाई छोटा भाई है, ठीक है ना, दोनों में झगड़े लग गए, आप छोटे भाई हो, आपको लगेगा मैं जीतना चाहिए। तो बात करने के लिए अच्छा लगता है वो सब, पॉलिटिकल भाषण देने के लिए अच्छा लगता है, वी ऑल आर यूनाइटेड, वी रिप्रेजेंट द यूनिटी एंड ऑल। लेकिन जब रियलिटी पे आते, धंधे की बात होती है, जहां पे पैसे की बात होती है खास करके, वहां पे वी ऑल आर डिवाइडेड। तो गुजरात और महाराष्ट्र में कंपटीशन है क्या, तो यस, बहुत बड़ा कंपटीशन चलते रहता है। आपने सुना भी होगा, कुछ कुछ न्यूज आई, आपने सुना भी होगा कि कोई अगर फैक्ट्री आने वाली रहती है तो हमारी स्टेट बोलती है हम जमीन फ्री में देंगे, गुजरात बोलता है कि जमीन क्या, हम पानी भी फ्री में देंगे। फिर हमारी स्टेट बोलती है चलो उन्होंने पानी दे दिया, हम जमीन पानी और इलेक्ट्रिसिटी फ्री में देंगे। फिर गुजरात बोलता है कि आप हमारे यहाँ पे आओ, हम जमीन पानी इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडाइज मशीनरी, फिर आपको रेवेन्यू, आपकी जीएसटी में कंसेशन, मतलब इतना भी, इतना कंपटीशन चलता है कि हमारे यहाँ पे फैक्ट्री लगना चाहिए। कुछ कंपटीशन उल्टा भी होता है, ठीक है ना। जैसे रतन टाटा जी ने जब टाटा नैनो का प्लांट बनाया था तो उन्होंने वेस्ट बंगाल चूज किया था, क्योंकि वहां पे, वेस्ट बंगाल ही क्यों चूज किया था, वहां पे एक तो लेबर प्लेंटी में अवेलेबल है, दूसरा जो खनिज लगता है, जो आयरन लगता है, वो वहां पे नॉर्थ इंडिया में ज्यादा अवेलेबल है, तो उनको आसान हो जाता है, वहां पे रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी ज्यादा थी, तो वहीं पे स्टील बनता, वहीं पे गाड़ी बन जाती। लेकिन फिर वहां पे पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस की वजह से उन्होंने फिर बोला कि नहीं यार, बंगाल में लगाई हुई फैक्ट्री, लैंड अक्वायर हो गई थी, फैक्ट्री का बिल्डिंग बनाना चालू हो गया था, और पॉलिटिकल डिस्प्यूट, कुछ नेताओं ने अपने खुद के बेनिफिट के लिए उनको डिस्टर्ब करना चालू किया, और फिर उन्होंने फ्रस्ट्रेट होकर वहां का पूरा प्लांट ड्रॉप करके फिर वो प्लांट गुजरात में शिफ्ट किया गया। तो स्टेट्स के बीच में बहुत कंपटीशन होता है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। तो जब इन दोनों स्टेट्स की बात आई कि यहां से जब यहां गाड़ी जाएगी तो कौन सा स्टेट टैक्स लेगा, तो ये दोनों कुत्ते बिल्ली का जो झगड़ा होता है वैसा झगड़ा करने लगे सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कि हमारा स्टेट, हमारा स्टेट। क्योंकि इसके पहले जो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस थे वो
सप्लायर ओरिएंटेड थे, प्रोड्यूसर ओरिएंटेड थे। मतलब क्या, एक्साइज ड्यूटी कौन से स्टेट को मिलता है, तो एक्साइज ड्यूटी उस स्टेट को मिलता है जिस स्टेट में फैक्ट्रीज है। ओके, सेल्स टैक्स या वैट कौन से स्टेट को मिलता है, सेल्स टैक्स या वैट उस स्टेट को मिलता है जिस स्टेट में सेल होता है। सेल, समझ में आ रहा है आपको? तो प्रोड्यूसर स्टेट ही तो सेलर स्टेट होता है ना। समझ, जरा कॉमन सेंस लगा के देखिए आप, प्रोड्यूसर स्टेट ही क्या होगा, सेलर स्टेट होगा। मतलब एक्साइज ड्यूटी भी अगर फैक्ट्री महाराष्ट्र में लगी तो महाराष्ट्र को ही एक्साइज ड्यूटी मिलेगा, महाराष्ट्र को ही वैट मिलेगा, ठीक है ना। और बाकी जो वर्ल्ड में, वर्ल्ड बता रहा हूं, अपने पूरे देश में प्रोड्यूस जो कंज्यूमर होंगे तो हर स्टेट के होंगे ना। जैसे पार्ले जी बनता महाराष्ट्र में है लेकिन कंज्यूम पूरा इंडिया करता है, तो सारा टैक्स जो मिलता था वो महाराष्ट्र को मिलता था। आपको प्रॉब्लम समझ में आ रहा है क्या होने वाला है? और जीएसटी जो था वो कंजम्पशन बेस्ड टैक्स था। तो जीएसटी बोलता था जिस स्टेट में कंजम्पशन होगा उस स्टेट को टैक्स मिलेगा। तो बताइए, जो कंज्यूमर स्टेट थे वो तो जीएसटी के प्रपोजल को लेके बहुत खुश थे कि बहुत बढ़िया हो गया, कंजम्पशन हमारे देश में, हमारे स्टेट में होता है तो हमको टैक्स मिलेगा। लेकिन महाराष्ट्र को प्रॉब्लम हो गया, गुजरात को प्रॉब्लम हो गया, गुजरात में तो रायट्स हो गए, आंदोलन हो गया, ठीक है ना। मैं आपको दिखा देता हूं, चाहिए तो यूट्यूब पे आप जाओ, ठीक है ना। यूट्यूब पे आप जाओगे तो आपको एक चीज देखने मिलेगी मस्त में मजेदार, ठीक है ना। जो बता रहा हूं मैं बातें, आपको थोड़ा समझ में आने के लिए टाइम लगेगा। क्या डालूं मैं? ये दिख रहा है कि आपको जीएसटी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट चालू हो गया था। आसमान तो अगे उठाएंगे, ऐड आ रही है, ऐड देख लीजिए। एलआईसी प्रीमियम पर्या टाइम पे दिल की सुन, एलआईसी चुनो। एलआईसी हर पल ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। 2 साल against the GST कारोबारी इस तरीके से सड़क the multiplex area in Surat for more than about a week now, and we've seen time and again these protests intensifying, and many of the traders, the local traders and the small traders coming out and protesting against the imposition of GST, with a lot of them being cloth merchants who have never been part of the under the ambit of any kind of tax so far, and then coming under the tax they believe is highly unfair. These protests have been going on for quite some time, and now today the police cracking down before things got unruly. ये मेरे को हायर क्यों नहीं सेलेक्ट करने दे रहा है ये? Surat has been these fights for around a month now, around a week now, with all of these protesters saying that they do not want to come under GST, and that today as we saw the entire आप देख सकते हो प्रॉब्लम चालू हो गई है जीएसटी में। जब जीएसटी अनाउंस किया गया था, आप गूगल कर सकते हो, ये देखिए पूरा का पूरा यहाँ पे लोग रास्ते पे उतर गए हैं। विरोध जाहिर किया था और आज एक बार फिर से लोगों ने विरोध जाहिर किया है। हमारे संवाददाता भूपेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र, तस्वीरों में भी हम देख रहे हैं कि लगातार कपड़ा कारोबारी जो है, बस मुझे जितना बताना था मेरे काम का हो गया। मैं आपको बता रहा था कि एवरी स्टेट वाज नॉट हैप्पी विद द जीएसटी इंट्रोडक्शन इन इंडिया। उसका रीजन आपको समझाने का मैं ट्राई कर रहा था। अगर आप इसका रीजन समझोगे तो आपको आगे जाके जब जीएसटी में अमेंडमेंट्स आती है तो आपको समझ में आएगा कि अमेंडमेंट आ क्यों है। तो मैंने आपको सिखाने का क्या ट्राई कर रहा हूं कि इंडिया में कुछ सिलेक्टेड स्टेट्स थे जिनका नाम था प्रोड्यूसर स्टेट। मतलब वहां पे प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता था। क्योंकि वहां पे प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता था, उनका एक्साइज का रेवेन्यू बहुत ज्यादा था, एक्साइज ड्यूटी उनको बहुत ज्यादा मिलती थी। और क्योंकि प्रोड्यूसर स्टेट ही सेलर स्टेट होता है, क्योंकि प्रोडक्शन जहां पे होता है सेल भी वहीं पे बुक होता है, तो उनको सेल्स टैक्स का रेवेन्यू या वैट का रेवेन्यू, जो पुराना वैट था, वो रेवेन्यू बहुत ज्यादा मिलता था। बाकी कंजम्पशन तो पूरा इंडिया करता था। और जीएसटी लॉ जो है वो कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, मतलब जिस स्टेट का कंज्यूमर है उस स्टेट को टैक्स जाएगा, ऐसे उन्होंने प्रपोज किया था। इस कारण की वजह से जीएसटी भले 2004 में बातें इंडिया में चालू हुई लाने का, 2012 तक इसके ऊपर कोई स्टेट बैठ के काम करने के लिए रेडी ही नहीं था, या जीएसटी को आगे बढ़ाने के लिए लोग रेडी नहीं थे। 2012 में ऑलमोस्ट सर्टन हो गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस कर दिया था कि अगले बजट में जीएसटी आके रहेगा, फिर भी नहीं आ पाया, ठीक है ना। तो आई एम स्टडिंग जीएसटी फ्रॉम 2012 ऑनवर्ड्स, क्योंकि 2012 में मैं सीए फाइनल स्टूडेंट था
और मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड है अंजेश, उन्होंने तो बुक लिख दिया था जीएसटी के ऊपर। तो जीएसटी का जो प्रपोज ड्राफ्ट था उसको डिकोड करके हम लोग बैठ के रात रात तक बातें करके कि जीएसटी में क्या होगा क्या क्या नहीं होगा। तो ही स्टार्टेड राइटिंग बुक ओवर इट 2012 में, जबकि जीएसटी 2012 में आया ही नहीं। ठीक है ना, क्यों नहीं आया? यही रीजन की वजह से आया, प्रोड्यूसर स्टेट्स वर नॉट रेडी टू गिव यस टू द जीएसटी इंप्लीमेंटेशन इन इंडिया, क्योंकि उनको दिख रहा था कि उनका लॉस होने वाला है। कौन सा लॉस होने वाला है? रेवेन्यू इज गोइंग टू शिफ्ट फ्रॉम प्रोड्यूसर स्टेट टू द कंजम्पशन स्टेट। तो इसका कोई ना कोई हल निकालना था। तो वो हल क्या निकला? उसको एक जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस के नाम से जाना जाता है। आगे जाके मैं बताऊंगा कि उसका जो सॉल्यूशन था, वो जब बीजेपी की गवर्नमेंट बनी 2014 में, और जितने भी फिनेंस मिनिस्टर्स के बारे में मैंने सुना है पढ़ा है, मेरे जो बहुत ही बोलते हो ना कि जिनकी मैं बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, ऑब्वियसली आफ्टर मनमोहन सिंह जी, मनमोहन सिंह की मैं भी ज्यादा बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन उन्होंने जब लॉ बनाए थे तो मुझको ये लॉ समझ में नहीं आते थे। तो उनका टाइम ही अलग था, अलग अलग टाइम जोन। तो हमारी जनरेशन के जो फिनेंस मिनिस्टर जो हमने देखे हैं, दैट इज अरुण जेटली सर। तो अरुण जेटली सर ने इसका एक बहुत ब्यूटीफुल सॉल्यूशन निकाला, दैट वाज जीएसटी कॉम्पेंसेशन स्टेट सेस। जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस करके आगे एक रेफरेंस आएगा। तो कॉम्पेंसेशन सेस क्या था? ठीक है ना, कॉम्पेंसेशन सेस एक प्रॉमिस था बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट कि जब भी आपको ऐसा लगता है कि जीएसटी आने के वजह से आपको लॉस हुआ है, आपको अभी जितना वैट मिलता है, अभी जितना आपको एक्साइज ड्यूटी मिलता है, गवर्नमेंट प्रॉमिस करता है कि जीएसटी इंप्लीमेंटेशन के 5 साल तक, जीएसटी इंप्लीमेंटेशन के बाद 5 साल तक अगर आपके एस्टिमेशन के हिसाब से अगर आपको लॉस हुआ, तो वो लॉस की भरपाई, वो लॉस का कॉम्पेंसेशन सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को करेगा। बात करने की बात ऐसी है कि एक फॉर एग्जांपल, आपके स्टेट को अगर 10,000 करोड़ मिलते हैं, ठीक है ना, फ्रॉम द टैक्स रेवेन्यू, और क्योंकि जीएसटी आने की वजह से आपको खाली 8,000 करोड़ ही मिले, तो आपको 2,000 करोड़ जो नहीं मिले, वो 2,000 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को देगा। दैट कॉन्सेप्ट इज नोन एज जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस। अब गवर्नमेंट ने बोल तो दे दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कि आपको पैसे दे देंगे, लेकिन पैसे लाएंगे कहां से? तो पैसे देने के लिए पैसे लाने पड़ेंगे ना, नया पैसा बनाना पड़ेगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी आइडिया करके बोला कि हमारे देश में कुछ भले लोग हैं जो अपनी जिंदगी की परवाह नहीं करते, लेकिन टैक्स भरने के लिए रेडी हो जाते हैं। और वो है, वो लोग हैं जो सिगरेट पीते हैं, तंबाकू खाते हैं। ठीक है ना, ये सिगरेट कंज्यूम करने वाले लोग इतने अच्छे लोग हैं, इतने भले लोग हैं, कि इनको आप कितना भी बोल दो कि पहले आपकी सिगरेट 10 रुपए की थी, अभी आपकी सिगरेट 12 रुपए की हो गई है, 2 रुपया गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कॉम्पेंसेशन सेस लगाया। कहीं प्रोटेस्ट नहीं हुआ, किसी ने आवाज नहीं उठाई, सब चुपचाप टैक्स भरना चालू हो गए। ठीक है ना, किधर प्रोटेस्ट नहीं। अभी आप देख सकते हो, सूरत में कपड़ा व्यापारी ने प्रोटेस्ट किया, डायमंड मर्चेंट्स ने प्रोटेस्ट किया, सर्विस इंडस्ट्री वालों ने प्रोटेस्ट किया, जी अब जीएसटी आया तो। लेकिन किसी भी अल्कोहल या जो अल्कोहलिक के ऊपर तो छोड़ दो, बाजू में रखो उसको, जो टोबैको मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है या टोबैको कंज्यूमर्स है, उन्होंने जीएसटी के अगेंस्ट कभी आवाज नहीं उठाई। मैं आपको बता देता हूं कि देश चलाने वाले ये दो ही महान लोग हैं, एक जो दारू पीते हैं और एक दो सिगरेट पीते हैं। ठीक है ना, इनके आप कभी भी आपको मिलेंगे तो आप उनकी रिस्पेक्ट करो, इनकी इज्जत करो, क्योंकि बोनविटा पी के देश नहीं चलाया जाता। ठीक है ना, बोनविटा पीने वाले टैक्स नहीं भरते, दूध एग्जम्प्ट है। ठीक है, और जो दारू है और सिगरेट है, ये लोग इतना टैक्स भरते हैं, मतलब इनकी ये लोग जो कंज्यूम करे वो चीज 2 या 4 रुपए की होगी, वो 10 रुपए में कंज्यूम करते हैं, ऊपर की 7-8 रुपया टैक्स है। तो आपका रोड नहीं बनेगा, एयरपोर्ट नहीं बनेंगे, अगर ये बताइए जान की रिस्क लगाते हो आप। ऐसे में सोचो, सोल्जर से कम नहीं हो लोग हमारे लिए। ठीक है ना, सोल्जर तो गोली खा के मरता है, ये लोग तंबाकू खा के मरते हैं, लेकिन फिर भी ये देश के लिए टैक्स दे रहे हैं। ठीक है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं हमारे देश के, इनसे गवर्नमेंट ने रिकवरी किया। कॉम्पेंसेशन सेस मेनली जो लगा था वो टोबैको कंजम्पशन के ऊपर लगा था, जो रेगुलर रेवेन्यू था गवर्नमेंट के लिए। ऑब्वियसली उन्होंने कार्स के ऊपर भी लगाया था, एक्सपेंसिव मोबाइल्स के ऊपर भी लगाया था, मतलब जो शौक की चीजें होती है उसके ऊपर कॉम्पेंसेशन गवर्नमेंट ने लगाया था। तो ये एक आपको नॉलेज देना था मुझे कि कॉम्पेंसेशन सेस क्या है। उसी के साथ मुझे ये बताना था कि पूरे वर्ल्ड में आप किसी भी देश में चले जाते हो ना, वर्ल्ड में आज मुझे लग रहा है अप्रोक्सीमेटली 70 to 80 कंट्रीज ने जीएसटी के लॉ को इंप्लीमेंट किया है उनके उनके अपने अपने देशों में। तो जब आप इंडिया का जीएसटी पढ़ लेते हो, जब आप इंडिया का जीएसटी पढ़ लेते हो, तो आप एक्चुअली 70-80 देश का जीएसटी पढ़ रहे हो। ठीक है ना, 70 to 80 कंट्रीज का तो आपको इनडायरेक्ट टैक्स आ गया, समझ लीजिए आप। अब कुछ देश है उनके यहाँ पे नेशनल जीएसटी है, एनजीएसटी। एनजीएसटी का मतलब है
कि स्टेट लेवल पे कोई बात नहीं होगी, जो भी जीएसटी का बात होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो बोलेगा वो पूरे देश में एप्लीकेबल हो जाएगा। कुछ कुछ कंट्रीज है जहां पे एस जीएसटी है खाली, मतलब वहां पे सेंटर, जैसे यूएसए हो गया, यूएसए में स्टेट लेवल पे रेवेन्यू के डिसीजन लिए जाते हैं कि स्टेट डिसाइड करेगा कि हमको टैक्स किसके ऊपर लगाना है, किसको एग्जाम करना है, ठीक है ना, क्योंकि बहुत बड़ा यूएसए इज वेरी बिग कॉन्टिनेंट, तो उसमें अपने अपने देश के लोग अपना अपना लॉ बनाते हैं। तो कुछ लोगों ने, मतलब ऑब्वियसली देश में एक ही जीएसटी होना चाहिए, या तो नेशनल जीएसटी होना चाहिए या तो स्टेट जीएसटी होना चाहिए, लेकिन अपना इंडिया में झगड़ा अलग ही, मैंने क्या बताया, हम इंडियन भी है और हम मुंबई भी है, तो हमारा जो टीम का नाम है महाराष्ट्र का वो मुंबई इंडियंस है, ठीक है ना, तो हम बोलते हैं कि हम पहले मुंबई कर है, और मतलब पहले महाराष्ट्रियन है और फिर देश आता है हमारे लिए। तो हमारे यहाँ पे डिवीजन भी है और यूनिटी भी है, तो इसलिए हमने दो जीएसटी लाए, सीजीएसटी भी लाया और एक जीएसटी भी लाया, आधा आधा सेंट्रल का आधा स्टेट का। पूरे वर्ल्ड में किधर भी आईजीएसटी करके नहीं एग्जिस्ट करता, ये खाली इंडिया में ही एग्जिस्ट करता है, ये इन्वेंशन इंडिया ने किया हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मारा मारी क्या हो रही थी विद इन द स्टेट, जब माल सप्लाई हो रहा था तो उसका कोई कंफ्यूजन नहीं था कि क्या चार्ज होगा, वहां पे तो हमें क्लैरिटी है कि सीजीएसटी और एचजीएसटी लगेगा, लेकिन जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा था तो बहुत झगड़ा हो रहा था, तो गवर्नमेंट ने बोल दिया झगड़ा ही कम कर देता हूं मैं, आईजीएसटी करके पूरा का पूरा टैक्स मैं ही ले लूंगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा का पूरा टैक्स यहाँ पे रिकवर करता है, तो आईजीएसटी हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट को लग जाता है। तो अगर सीजीएसटी 9% है, एचजीएसटी 9% है, तो आईजीएसटी 18% होगा। अगर सीजीएसटी 6% है, एचजीएसटी 6% है, तो आईजीएसटी 12% होगा। सीएजीएसटी अगर 3% है, एचजीएसटी 3% है, तो आईजीएसटी 6% होगा। प्लीज अंडरस्टैंड कीजिए, मतलब इन दोनों का इंटीग्रेशन, दोनों को मिला के टैक्स लिया जाता है, इसलिए इसका नाम है इंटीग्रेटेड जीएसटी, ठीक है ना, इसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड जीएसटी, क्योंकि सी और एस को मिला के ये लिया जाता है और एक ही गवर्नमेंट रिकवर करता है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ये जब पैसा लेता है तो पैसा अपने पास रखता नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट का तो इसमें 50% ही रहता है। 50% सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कंज्यूमर स्टेट तक पहुंचाए वो पैसा। कहां तक पहुंचाए? कंज्यूमर स्टेट मतलब अभी महाराष्ट्र में अगर सप्लायर होगा और गुजरात में अगर बायर होगा, तो कंज्यूमर स्टेट कौन? गुजरात, तो गुजरात में जाएगा। गुजरात के बंदे ने भी जो गुड्स है वो सेल किया कर्नाटका के बंदे को, तो फिर कर्नाटका कंज्यूमर स्टेट बन जाएगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट वेट करते रहता है कि जब तक इसका कंज्यूमर मिलता नहीं, गुड्स का कंज्यूमर नहीं मिलता, तब तक वो पैसा सेफ कस्टडी में रहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहता है। द मोमेंट कंजम्पशन हैपेंस, जिनको जीएसटी का लॉ पता है, कंजम्पशन तभी होता है जब बी टू सी सप्लाई होता है, ठीक है ना, इसको कंजम्पशन बोला जाता है। जब तक बी टू बी सप्लाई हो रहा है तब तक आईटीसी पास ऑन होते रहता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट पास ऑन होते रहता है। तो जब तक आपका बी टू सी सप्लाई नहीं बुक होता उस पर्टिकुलर गुड्स का, तब तक आईजीएसटी का जो पैसा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पड़ा होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को नहीं देता। और जिस स्टेट में कंजम्पशन बुक हो जाता है, फाइनल कंजम्पशन बुक हो जाता है, उस स्टेट को पैसा जाना है। ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ली और इसलिए आईजीएसटी लाया गया। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि इंडिया में लॉ बनाना इतना आसान नहीं है, इट्स नॉट इजी टू मेक लॉ इन इंडिया, क्योंकि आपने अगर डायरेक्ट टैक्स के लेक्चर पढ़े रहेंगे तो अगर आप लोगों ने डायरेक्ट टैक्स के लेक्चर पढ़े होंगे तो एक आर्टिकल है, आर्टिकल 265, जो इंडियन को प्रोटेक्ट करता है कि गवर्नमेंट कोई भी अनाप शनाप लॉ ना लेकर आए, फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो ना। तो क्योंकि गवर्नमेंट तो 5-5 साल के बाद बदल जाती है, तो अचानक से नई गवर्नमेंट नया लॉ लेकर आएगी तो क्या देश का पूरा कानून का पूरा सिस्टम हिल जाएगा। तो हमें आर्टिकल 265 प्रोटेक्ट करता है। आर्टिकल 265 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का डॉक्यूमेंट है बोलता है, नो टैक्सेस कैन बी लेविड और कलेक्टेड इन इंडिया एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। मिल गया? एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है? पहले तो कितना ब्यूटीफुल लाइन है, देखो, नो टैक्सेस। अब मुझे आपको ना इंटरप्रिटेशन के कुछ नियम पढ़ाने हैं। इंटरप्रिटेशन का एक नियम क्या बोलता है? दो टाइप की इंटरप्रिटेशन होते हैं, लॉ को इंटरप्रिट करने का दो सिस्टम है। या तो और भी आपको अगर थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अगर मैं बताने जाऊं, तो हमारी 4 अलग अलग बॉडीज है इंडिया में, ठीक है ना। पूरा जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है ये बोलते हैं ना 4 पिलर्स के ऊपर डिपेंड होता है। एक होता है लेजिस्लेटिव बॉडी। लेजिस्लेटिव बॉडी मतलब वो बॉडी जो लॉ बनाती है, लॉ मेकर्स हम इनको बोलते हैं, जिनको पार्लियामेंट की भाषा में आप जानते हो, ठीक है ना, संसद भवन के हिसाब से भी आप समझते हो, ठीक है, आपको जो समझता हो आप समझो। लेजिस्लेटिव बॉडीज होती है, दे मेक द लॉ। फिर एक एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है। एग्जीक्यूटिव बॉडी मतलब जो लॉ बनाया गया है उसको इंप्लीमेंट भी तो करना है ना।
तो ये लॉ मेकर्स है, दे मेक द लॉ। फिर एग्जीक्यूटिव बॉडी दे इंप्लीमेंट द लॉ, वो लोग लॉ इंप्लीमेंट करते हैं। तो गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, जो लॉ बन गया वो इंप्लीमेंट करना है। सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ पार्लियामेंट बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट का लॉ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है ना, ये लोग लॉ बनाते हैं। किसी स्टेट में असेंबली है, किसी स्टेट में काउंसिल है जो लॉ बनाती है। तो आपने सुना भी होगा कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या काउंसिल में बैठने वाले लोगों को एमएलए बोला जाता है। ये वर्ड तो आप लोगों ने सुना हुआ है कि हमारा एमएलए है, ठीक है ना। एमएलए मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, या एमएलसी का मतलब होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। और एमपी होता है, एमएलए से बड़ा कौन, एमपी ना। एमपी, एमपी क्या होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है ना। तो ये पार्लियामेंट में जो बैठते हैं वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। पार्लियामेंट में भी दो हाउसेस होते हैं, एक लोकसभा मतलब जिन्होंने लोगों ने बनाई हुई सभा, ठीक है ना, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव, हम जब वोट देते हैं वो लोग वहां पे जाके बैठते हैं, वो 540 के आसपास जो है। और एक होता है राज्यसभा, जो गवर्नमेंट इलेक्टेड कुछ लोग हैं वहां पे बैठते हैं। तो वहां पे भी लोअर हाउस है ना अपर हाउस है। लोकसभा को लोअर हाउस बोला जाता है, राज्यसभा को अपर हाउस बोला जाता है। जब भी कोई रेवेन्यू लॉ बनता है, लॉ बनाएगा कौन, पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट में पहले लोकसभा में प्रेजेंट होना चाहिए। अगर कोई रेवेन्यू लॉ नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, तो वो राज्यसभा में भी प्रेजेंट हो सकता है, लोकसभा में भी प्रेजेंट हो सकता है। लोकसभा में पास होगा तो राज्यसभा में जाएगा, लोकसभा में पास होगा तो मतलब वाइस वर्षा भी हो सकता है। राज्यसभा में पहले प्रेजेंट करो, वहां पास कराओ, फिर लोकसभा में लेकर आओ, या उल्टा कर लो, लोकसभा में प्रेजेंट करो फिर राज्यसभा में से अप्रूवल लेकर आओ। लेकिन अगर कोई रेवेन्यू लॉ है, देश का टैक्स का लॉ है, तो पहले हमसे पूछना जरूरी है, क्योंकि हमने टैक्स भरना है ना। अल्टीमेटली टैक्स तो आपको और मुझको भरना है। तो मेरे घर पे आके निर्मला सीतारमण आके पूछ नहीं सकती, राम जी नया हम लॉ बना रहे, अप्रूव कर रहे क्यों नहीं कर रहे हो। तो मुझे नहीं पूछेगी, लेकिन मेरे जो रिप्रेजेंटेटिव वहां पे बैठे हैं उनको पूछा जाता है, और उन्होंने यस बोल दिया तो हमारे सारे लोगों ने यस बोल दिया, ठीक है ना। ऐसे माना जाता है क्योंकि वही आपके ही इसलिए इलेक्शन के टाइम पे पैसे लेके वोट नहीं करना होता। इलेक्शन के टाइम पे पैसे तो लेने ही होते, क्योंकि दे रहे तो लेने ही होते हैं, ठीक है ना। लेकिन दिमाग, वोट उसको ही देना होता है जो आपको रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, क्योंकि अगले 5 साल देश में क्या लॉ बनेंगे वो उसके हाथ में है। तो आपने पावर उसको दे दी है, पावर ऑफ अटॉर्नी है आपकी, वो समझो कि आपने उसको रिप्रेजेंटेटिव बना दिया है। तो वो लॉ बनाएंगे। लॉ कुछ भी बन सकता है देश में। तो लॉ जब बन जाएगा तो लॉ को इंप्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट अपॉइंट होती है। तो जो मोदी जी है, या अभी आप एनडीए जो बोलते हो, एनडीए के पास पावर है, वो इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटीज है। और इंप्लीमेंट करने के लिए अलग अलग मिनिस्ट्रीज बनाई जाती है, क्योंकि लॉ बनाना आसान है ना। जैसे आप स्टडी प्लान बनाते हो, स्टडी प्लान बनाना बहुत आसान है, डिफिकल्ट है उसका इम्प्लीमेंटेशन। तो वैसे बिजनेस का प्लान बनाना बहुत आसान होता है, बिजनेस को रोज करना, रोज इंप्लीमेंट करना डिफिकल्ट है। वैसे लॉ बनाने के लिए बहुत कम लोग लगते हैं, कम भी मतलब 540 है, सोचो कम है, लेकिन फिर भी कितने हैं, 540 है। तो इतने लोग मिलकर लॉ बनाते हैं, तो वी कैन एक्सपेक्ट कि कोई लॉ जो बनेगा वो सेंसिबल लॉ बनेगा। और अपोजिशन वाले तो बैठे ही है ना वहां पे। आज बीजेपी अगर पावर में है, एनडीए पावर में है, तो अपोजिशन में कांग्रेस है, राष्ट्रवादी है, तो वो लोग अपोज करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे लॉ प्रपोज होता है, यहाँ पे अपोज होता है, बेंच बजाए जाते हैं, बहुत मारा मारी होती है। लॉ पास करना इंडिया में आसान नहीं है। तो आर्टिकल 265 हमें प्रोटेक्ट करता है कि पहले पार्लियामेंट में लॉ लेके जाओ, ठीक है ना, पार्लियामेंट पास करेगा तो ही लॉ लगेगा। तो एक तो वो आर्टिकल मुझको आपको बताना था। तो इन्होंने लॉ बना दिया। अब बना हुआ लॉ इंप्लीमेंट करना है, इंप्लीमेंट करने के लिए सिस्टम बनाने पड़ेंगे, ऑफिसर्स अपॉइंट करने पड़ेंगे, सॉफ्टवेयर बनाने पड़ेंगे, दुनिया भर का काम होता है। वेबसाइट आपने देखा होगा, जो ऑफिसर्स में काम करते हैं, जीएसटी में ग्लिच आ गया, वेबसाइट 15 मिनट के लिए भी अगर वेबसाइट नहीं चलता तो ये लोग मोदी तक गाली देना चालू कर देते हैं ट्विटर वगैरह पे जाके, ठीक है ना। तो आप समझिए इंप्लीमेंटिंग बॉडी कितनी स्ट्रांग होनी चाहिए हमारे देश की, क्योंकि करोड़ों लोग टैक्स भरने वाले, करोड़ों लोग उस वेबसाइट को एक्सेस करने वाले, करोड़ों लोगों को प्रॉब्लम आने वाला है, फॉर्म बनाने, सिस्टम बनाना है, अपीलेट प्रोसीजर बनानी है। तो इतना आसान नहीं होता। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिनिस्ट्रीज को दी जाती है। तो आपको कौन से मिनिस्ट्रीज पता है, अब बताइए। आपने आपने कौन से मिनिस्ट्री सुने हैं अभी तक एग्जीक्यूटिव बॉडी में से? एमसीए सुना है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स होता है, यस। और एक ही सुना है, उसके ऊपर ही काम करते हैं। ये जो है इसका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होता है, एमओएफ होता है। टैक्स का मिनिस्ट्री कौन सा है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। फिर आपको जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर होता है, जो आपको वीजा वगैरह अप्रूव कराता है, या फॉरेन के साथ हमारा रिलेशन कैसे होगा वो डिसाइड करता है। और क्या है, और कौन सी मिनिस्ट्री है? हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है हमारी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ केयर है, ठीक है ना। फिर मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकॉम है,
जो टेलीकॉम के डिसीजंस लेती है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, हाँ, होम मिनिस्ट्री है, हाँ, अमित शाह जी को कैसे आप भूल सकते हो, जो पुलिस है, लॉ एंड ऑर्डर है, वो कौन सी मिनिस्ट्री ये करती है, तो होम मिनिस्ट्री, उसको होम मिनिस्टर बोलते हैं ना। तो दुनिया भर की मिनिस्ट्री ऑफ कोल है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ अपना ये भी है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, जो पेट्रोल वगैरह की प्राइसेस वगैरह को या उसके एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करती है। मतलब मुझे आपको बताना क्या है कि लॉ बनाने वाले लोग हैं और लॉ को इम्प्लीमेंट करने वाले लोग अलग है। ये समझ में आ रहा है आपको? चलो आगे चलता हूं। फिर लॉ बनाया, लॉ को इम्प्लीमेंट किया, लॉ बनाने के बाद लॉ को इम्प्लीमेंट करने के टाइम पे कुछ गैप क्रिएट हो सकते हैं कि नहीं? मतलब इन्होंने लॉ कुछ और बनाया और इन्होंने इम्प्लीमेंट कुछ और किया, और इसकी वजह से सफर कौन होगा? आम आदमी, जनता, हम लोग सफर होंगे। तो गवर्नमेंट हर बार जो करता है वो सही नहीं करता, गवर्नमेंट भी कभी कभी गलत करता है। हाँ, कोई ऑफिसर है, भड़का हुआ ऑफिसर है, भेज देगा 1000 लोगों को नोटिस, आज किसको नोटिस भेजने की पावर दी गवर्नमेंट ने, रेड मारने की पावर दी, तो हर घर में जाके रेड मारना चालू कर देगा। तो लोगों को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। लोग आवाज कहाँ उठाएंगे? आवाज इनके अगेंस्ट जाके उठाने बोलोगे तो ये लोग बोले मतलब करने वाले भी वही लोग और माफी देने वाले भी वही। ऐसे कैसे सकता है? पनिशमेंट देने वाला ही माफी देने वाला नहीं हो सकता। और इन तक पहुंच नहीं सकते आप लॉ मेकर तक, क्यों? क्योंकि उन बहुत बिजी लोग रहते हैं और वो पॉलिटिकल लोग हैं, वो चेंज होते रहते हैं, और पॉलिटिकल लीडर्स के पास क्या ही जाके आप मांगोगे? दे आर नॉट केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द लॉ। उनको भाषण देने आता है, उनको लोगों को समझाने आता है, लेकिन उनको लॉ नहीं समझता। तो यहां पे भी हम नहीं जा सकते, यहां पे भी हम नहीं जा सकते, तो हम कहां जाएंगे? तो आगे की जो लिंक होती है हमारी, वो होती है अपनी पूरा लीगल सिस्टम, इंडिया का लीगल सिस्टम, कोर्ट सिस्टम, जहां पे लॉ को क्या किया जाता है? इंटरप्रिट किया जाता है। एपेलेट बॉडी, ठीक है ना, हमारे देश में अलग अलग क्या है? एपेलेट बॉडी है। एपेलेट मतलब क्या? जब आपको पता है जो क्रिकेट देखते हैं, वो बॉल जब पैड को लगता है तो सब क्या करते हैं? आजू बाजू वाले लोग अपील करते हैं। क्या करते हैं? अपील। आउट डे मतलब ना, क्या हो रहा है कि अपील करे, अपील नहीं करोगे तो आउट नहीं, अंपायर खुद से नहीं देगा आउट, आपको क्या करना पड़ता है? पहले अपील। तो अपील कहां करोगे आप? आपको समझ में आना चाहिए, तो कोर्ट में करेंगे। तो कोर्ट कौन से कोर्ट? तो अपने ऑफिस के सामने भी कोर्ट है, उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोलते हैं। ये मैटर छोटे मोटे मैटर है क्या? टैक्स का मैटर नहीं। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चोरी ना, छोटा मोटा झगड़ा हुआ है, मारा मारी हुई है, हाँ, व्हीकल आपका आरटीओ वालों ने व्हीकल उठा के लेकर गई है, पेनाल्टी लगाई है, फाइन लगाई है, प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, रेप है, मर्डर है, तो क्रिमिनल ऑफेंसेस के ऊपर ज्यादा बातें होती है यहाँ पे। अब क्रिमिनल ऑफेंस में आप एक मैटर डाल दोगे, साहब मैंने जीएसटी का रिटर्न लेट भरा था तो टेक्निकल ग्लिच की वजह से फिर भी डिपार्टमेंट ने मेरे ऊपर पेनाल्टी लगाई है, उसके उसके लिए आप कोर्ट में गए, तो जज को कितना गुस्सा आएगा? एक तो जज को उसके लिए पूरा का पूरा जीएसटी लॉ पढ़ना पड़ेगा। तो जज के पास, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज के पास जीएसटी का क्या नहीं हो सकता? एक्सपर्टीज। शायद नहीं हो सकता, शायद हो भी सकता है, लेकिन शायद हम मान लेते हैं कि चलो, क्योंकि कोर्ट में भी ना रूम, कोर्ट रूम अलग अलग होते हैं, कोर्ट रूम 20, कोर्ट रूम 18, तो जीएसटी का एक वो देते, किसी एक जज को बिठा देते कि हाँ चलो जीएसटी के मैटर आप सुनोगे। तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन चांसेस बहुत कम होते। तो गवर्नमेंट ने क्या बनाया है कि बोला कि नहीं, ये काम करते हैं, अलग अलग लॉ, जो मेन मेन लॉ है उसकी अलग से हम अपील की अथॉरिटी बनाते हैं। तो पहले तो इनके ही पास जाओ आप, मतलब जिसने आपको पेनाल्टी लगाई है पहले उसी के पास जाओ। जैसे आपके बाजू वाले, बाजू में जो फैमिली रहती है, उनका बेटा हरामखोर है और आपको बहुत तकलीफ देता है, तो डायरेक्टली आप उसके ऊपर पुलिस केस करोगे क्या? बताओ ना। नहीं ना, आपके पौधे तोड़ दिए, कुछ फेंक दिया, क्रिकेट खेलते हुए आपकी विंडो फोड़ दी, ऐसा कुछ होता है, बाजू बाजू वालों में झगड़े होते रहते हैं, तो डायरेक्टली पुलिस कंप्लेन। तो पहले क्या करोगे आप? उसके माँ बाप को बोलोगे। इतना समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे ना डिपार्टमेंट में बहुत सारे ऑफिसर्स होते हैं, उनको प्रॉपर ऑफिसर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? और इनकम टैक्स अगर होगा तो उसको क्या बोला जाता है? असेसिंग ऑफिसर, ठीक है ना। इनका बाप जो होता है वो कमिश्नर होता है ना। इनके भाषा में अगर बोलूं मैं, अगर कैजुअल लैंग्वेज में, तो प्रॉपर ऑफिसर या असेसिंग ऑफिसर का बाप कौन डिपार्टमेंट में? कमिश्नर, जो सीनियर अथॉरिटी होती है। तो हम पहले सीआईटी अपील, इनकम टैक्स में कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स की किसके पास जाते हैं हम? सीआईटी अपील के पास जाके अपील करते हैं। उसके पास भी नहीं हुआ तो फिर उसके ऊपर जाते हैं, ट्राइब्यूनल में जाते हैं। कहां पे जाते हैं? ट्राइब्यूनल। अब इनकम टैक्स के ट्राइब्यूनल को हम क्या बोलते हैं?
इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल, इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल। अपीलेट मतलब जहां अपीलेट करते हो आप। तो वैसे इनका कंपनी लॉ है, तो कंपनी लॉ में क्या होता है, एक होता है सीएल, ए भी रहता है ना, दो रहते हैं ना, सीएलटी निकाल के एनसीएलटी। हाँ, तो अभी एनसीएलटी बना दिया उन्होंने, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, तो ट्राइब्यूनल बना दिया जो कमिश्नर के ऊपर है। अच्छा, ये एक्सटर्नल बॉडी है, ये इंटरनल बॉडी नहीं है। सी, ये जो है वो इंटरनल बॉडी है। इंटरनल बॉडी मतलब डिपार्टमेंट का ही एक ऑफिसर है, लेकिन उसका काम है रोज आके क्या चेक करना, अपील चेक करना, ग्रीवियंस जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्रीवियंस। ग्रीवियंस मतलब डिपार्टमेंट और एसएससी के साथ जो झगड़े चालू है उसको सुनना और उसकी सुनवाई करके प्रॉपर ऑर्डर पास करना। अब इनके ऑर्डर को हम यहाँ अपीलेट अथॉरिटी की जो पहली अथॉरिटी होती है उसकी हम जाते हैं ट्राइब्यूनल में लेके। ट्राइब्यूनल क्या होता है, फिर उसका नाम ट्राइब्यूनल क्यों है, क्योंकि वहां पे ट्रायल चलती है। क्या चलती है, जहां ट्रायल चलती है उसको ट्राइब्यूनल बोला जाता है। ट्रायल मतलब क्या, केस चलाना, उसको ही हम लीगल भाषा में क्या बोलते हैं, ट्रायल चलाना। ओके, कोर्ट डू नॉट लेजिस्लेट, आपको इतना शब्द याद रखना पड़ेगा एटलीस्ट। कोर्ट डू नॉट लेजिस्लेट मतलब क्या, लेजिस्लेट करना मतलब क्या, लॉ बनाना। कोर्ट्स के पास लॉ बनाने की पावर नहीं है, फिर वो कुछ भी हो। अभी इसके ऊपर ट्राइब्यूनल के ऊपर हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट होता है। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में क्या फर्क है, सुप्रीम कोर्ट कितने हैं देश में, एक ही होता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना। उसके बेंचेस हो सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन कोर्ट कितना होता है, एक ही होता है। सुप्रीम कोर्ट तो देश का कोर्ट हो गया, ठीक है ना। हाई कोर्ट कितने हो सकते हैं, हर स्टेट का एक होना चाहिए, लेकिन गुजरात छोटा, गुजरात बता रहा हूँ, गोवा छोटा स्टेट है, तो गोवा का अलग से हाई कोर्ट नहीं है। तो महाराष्ट्र एंड गोवा ऐसे बोला जाता है। तो आप अगर इंडिया में, महाराष्ट्र में अगर लॉ की एग्जाम पास करते हो बार काउंसिल की, तो यू गेट पावर टू रिप्रेजेंट महाराष्ट्र एज वेल एज गोवा, क्योंकि हम दोनों का कोर्ट जो है वो कॉमन है। तो लीगली तो एक स्टेट का एक कोर्ट होना चाहिए, लेकिन कोई कोई छोटी स्टेट्स है उनका खुद का कोर्ट नहीं होता, तो जो बाजू वाली स्टेट होती है, जो बड़ी स्टेट होती है, उसका कोर्ट वो लोग यूज करते हैं। तो कोर्ट्स का ज्यूरिडिक्शन आपको पता होना चाहिए। इसमें से किसी भी कोर्ट को लॉ बनाने की पावर नहीं है देश में, ठीक है ना। ये लोगों का काम खाली क्या है, लॉ को, अपीलेट विंग का काम क्या है, खाली लॉ को इंप्लीमेंट करना। क्या करना, इंप्लीमेंट करना। तो मैंने आपको तीन बॉडी बता दी। पहला बॉडी कौन है, लेजिस्लेटिव बॉडी। लेजिस्लेटिव बॉडी का काम क्या है, लॉ बनाना। एग्जीक्यूटिव बॉडी मतलब कौन, गवर्नमेंट, मिनिस्ट्रीज, इनका काम क्या है, लॉ को इंप्लीमेंट करना। और इन्होंने बनाया कुछ और इन्होंने इंप्लीमेंट कुछ और किया, तो डिस्प्यूट होगा, ग्रीवेंस होगी, ग्रीवेंस हैंडलिंग मैकेनिज्म होना चाहिए, तो उसको ही अपीलेट मैकेनिज्म बोलते हैं। तो थर्ड बॉडी जो हमारी होती है कौन सी होती है, अपील करनी। यहाँ पे हम अपील करते हैं, अपील करने, अपीलेट बॉडी क्या करती है, जिसके सामने हम अपील करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग बैठ के, इन्होंने लॉ लिखा क्या था और इन्होंने इंप्लीमेंट क्या किया, वो अपने ओपिनियन नहीं दे सकते। वो नहीं बोल सकते कि ये लॉ में ही गलत लिखा हुआ है, ये गलत लॉ है, एक काम करो मैं जो बोलता हूँ वो लॉ। कोर्ट्स डू नॉट लेजिस्लेट, कोर्ट का नहीं बना सकते, लॉ बना नहीं सकते। ये समझ में आया आपको इतना, पक्का। चलो आगे। तो सर चौथी बॉडी को, चौथे हम लोग, जनता। जनता तीनों को, तीनों की बैंड बजा सकती है, तीनों की। और इसका एक रिसेंट एग्जांपल है फार्म बिल्स, आपने देखा होगा, पार्लियामेंट ने लॉ पास कर दिया, फार्मर्स ने मिलकर क्या किया, प्रोटेस्ट किया। 100 दिन के ऊपर चला वो प्रोटेस्ट। लॉ इंप्लीमेंट होने के बाद, लॉ पास होने के बाद भी लॉ विड्रॉ हो सकता है अगर आप लड़ोगे तो, आवाज उठाओगे तो। लेकिन उसके लिए यूनिटी होना बहुत जरूरी है। एक छोटे लोग जाके आवाज नहीं उठा सकते, बहुत बड़ा समुदाय जाता है, न्यूज पे आता है, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होता है, तब लॉ बदल भी सकता है, बना हुआ लॉ विड्रॉ भी हो सकता है। उसका रिसेंट एग्जांपल फार्म्स बिल है। तो ऐसे नहीं कि जब जीएसटी आया तो प्रोटेस्ट नहीं हुआ, मैंने अभी आपको दिखाया कि प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन जब जब प्रोटेस्ट हुआ तब तक हमने उसके ऊपर हल निकाला, गवर्नमेंट ने सोल्यूशन निकाला कि आपको जो पॉइंट से तकलीफ है वो तकलीफ अब हमारे पास लेकर आ जाओ। अब इनकम टैक्स 1961 से हमारे देश में, तो इनकम टैक्स अभी दादाजी लेवल पे आ चुका है ना। आपके दादाजी 1961 वगैरह के होंगे, उस पीरियड के होंगे। मतलब इनकम टैक्स एक मैच्योर्ड एक्ट है। जीएसटी 2017 में आया, तो अभी क्या उसको मैच्योर्ड एक्ट बोल सकते हैं, नहीं, जीएसटी भी मैच्योर्ड नहीं है। तो जीएसटी में झगड़े बहुत ज्यादा है, ग्रीवेंस बहुत ज्यादा है, सिस्टम इस्टेब्लिश्ड नहीं है, लॉ परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट से बहुत दूर है। वैसे तो कोई लॉ परफेक्ट नहीं है, कंपनी लॉ भी परफेक्ट नहीं है, इनकम टैक्स तो बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी लॉ को परफेक्ट लॉ नहीं बनाया जा सकता, लेकिन जो बेस्ट वर्जन होता है लॉ का,
बेस्ट परफेक्ट नहीं है, लेकिन एक बेस्ट वर्जन तो होना चाहिए कि आज की तारीख में ये बेस्ट है। तो बेस्ट वर्जन भी अभी तक जीएसटी का प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। हमें पता है कि बेस्ट वर्जन क्या है, ऐसे नहीं कि हमें पता नहीं कि बेस्ट वर्जन क्या है, लेकिन वो इंप्लीमेंट नहीं हो पाया क्योंकि टेक्निकल डिफिकल्टीज बहुत ज्यादा है, ग्राउंड रियलिटीज बहुत अलग है, पार्लियामेंट में जो बातें हो रही है वो थोड़ी अलग हो रही है। तो इसको सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, या अरुण जेटली सर की मिनिस्ट्री ने क्या किया उस टाइम पे, ऐसा इसके पहले इंडिया में कभी नहीं हुआ। ऐसा फर्स्ट टाइम हमारी इंडिया में लॉ बनाने के टाइम पे हुआ। लॉ बनाने वाली या तो सेंट्रल गवर्नमेंट वाले होते हैं जो लॉ बनाते हैं पार्लियामेंट, या तो स्टेट बनाती है, ठीक है ना। ऐसा इसके पहले कभी नहीं हुआ कि दोनों मिलके लॉ बनाए। मैं क्या बताने का ट्राई कर रहा हूं, जरा समझने का ट्राई करो। जीएसटी दोनों मिलके इंप्लीमेंट कर रहे हैं ना, आधा तेरा आधा मेरा। और ये आधा तेरा और आधा मेरा में दो लोग इन्वॉल्व नहीं है। आधा तेरा आधा मेरा में 28 स्टेट्स इन्वॉल्व है और सेंट्रल गवर्नमेंट एक इन्वॉल्व है, आप समझ रहे हो। और 5-6 यूनियन टेरिटरीज है, 5 यूनियन टेरिटरीज इन्वॉल्व है। अब आधा तेरा आधा मेरा में इतने लोगों को समझाना है, क्या आसान है? और जब तक सब लोग हाँ नहीं बोलेंगे तब तक वो लॉ इंप्लीमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि जीएसटी नेशनल लॉ है। सब गुजरात में भी सेम होना चाहिए, महाराष्ट्र में भी, मतलब इस बॉटल का जो जीएसटी का रेट इधर है वही गुजरात में होना चाहिए, वही कर्नाटका में होना चाहिए, वही दिल्ली में होना चाहिए, वही पुडुचेरी में भी होना चाहिए। तो इतने सारे लोग साथ में आके लॉ कैसे बनाएंगे, कहां बैठेंगे? क्योंकि अभी तक लॉ बनाने वाली बॉडी समझ में आ रहा है ना, बिल्डिंग कैसी है। अपने महाराष्ट्र की चर्च गेट में, मुंबई में, जिसको विधानसभा बोलते हैं हम, और इनका पार्लियामेंट दिल्ली में है। तो ये लोग लॉ बनाएंगे कैसे, साथ में आएंगे किधर? तो इसके लिए एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया इंडिया में, उसका नाम था जीएसटी काउंसिल। क्या नाम था? जीएसटी काउंसिल। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जीएसटी काउंसिल के। कितने, पहले तो मैं आपको जीएसटी काउंसिल के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। ये जनरल नॉलेज है लेकिन आपको पता होना चाहिए। दिख रहा है आपको यहाँ पे आगे जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल का वेबसाइट अलग है, ठीक है ना। ये जो जीएसटी काउंसिल है इसका वेबसाइट ही अलग है। मतलब ये वेबसाइट आप लोगों ने शायद कभी देखा नहीं होगा ना, आप लोग काम करते ही खुश रह जाते हो। जीएसटी का ओरिजिनल वेबसाइट तो देखा है आप लोगों ने? जीएसटी पोर्टल तो देखा है कि नहीं देखा है? वो तो रोज देखते रहते हैं। ये तो जीएसटी पोर्टल हो गया। इधर तो आपको जाके टैक्स भरना है, सब कुछ काम करना है। ये तो इसका, इसकी बात नहीं कर रहा मैं बात इसकी कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये फोटो दिख रहा है आपको यहाँ पे? इधर क्या लिखा है? 52nd मीटिंग ऑफ गुड्स एंड, कब हुआ? 7 अक्टूबर 2023 को। मतलब जीएसटी आने के बाद अब तक कितने मीटिंग्स हुए हैं? 52 मीटिंग्स हुए हैं। हर मीटिंग में क्या होता है? जीएसटी का लॉ बदलता है। हर मीटिंग में क्या होता है? मतलब जीएसटी आने के बाद अब तक जीएसटी लॉ कितनी बार बदला है? 52 टाइम बदला है। इसलिए मैं जीएसटी की बुक का ऑथर नहीं बन पा रहा हूं। हम लोग यहाँ पे बुक बनाना चालू कर देते हैं, वो लोग लॉ बदल देते हैं। लेकिन ये लॉ बदलना जरूरी क्यों है? बिकॉज वी हैव नॉट एट रीच टू द परफेक्ट वर्जन ऑफ जीएसटी। तो चालू करने के टाइम पे मैं आपको बता रहा हूं हमारा जो लॉ है वो परफेक्ट नहीं है। अब ये काउंसिल ने अभी तक क्या क्या लिया है डिसीजन, सर हमको वो पता करना है। तो आपको यहाँ पे जितने भी उन्होंने अभी तक काउंसिल मीटिंग्स पे जितने भी मीटिंग्स हुए हैं और जो डिसीजन निकले हैं उसका सारा डॉक्यूमेंट यहाँ पे है। इतने लोग क्यों सर? ये इतने लोग क्यों, इतने सारे लोग क्यों? काउंसिल मतलब एक मीटिंग ना, एक कमेटी। इतने सारे क्यों बोलो? हर स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव है उसके अंदर, हर स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव। यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे ऐसे बोर्ड लगे होते हैं। मतलब ये पहली बार हमारे देश में ऐसा कोई कानून बनता है जहाँ पे सारे स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव, सेंट्रल के रिप्रेजेंटेटिव साथ में आके कोई लॉ बनाते हैं। लॉ पहले इस काउंसिल, अच्छा ये लॉ मेकिंग अथॉरिटी नहीं है। लॉ तो कौन बनाएगा? नहीं नहीं, पार्लियामेंट या तो स्टेट लेजिस्लेटिव, विधानसभा लॉ बनाएगी ना। आप समझ रहे हो ना, आपके स्टेट का लॉ विधानसभा बनाएगी और देश का लॉ लोकसभा, राज्य मतलब संसद भवन बनाएगा।
तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग लॉ के ऊपर डिस्कस करते हैं, इश्यूज के ऊपर डिस्कस करते हैं और एक ड्राफ्ट बना के देते हैं। और इन्होंने जब ड्राफ्ट बनाते हैं, इनका जो ड्राफ्ट होता है, ठीक है ना, वो ड्राफ्ट 99.99%, मेरे को तो 100% ही बोलना है, 100% हर स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव करता है। क्यों? पहले ही, अरे नहीं, पहले ही जाके बात हो गई थी ना। अगर तुमको अप्रूव नहीं करना था अगर ये पर्टिकुलर प्रपोजल, तो तुम्हें उसके ऊपर कहाँ बात करनी थी? काउंसिल मीटिंग में बात करनी थी। तो पार्लियामेंट का टाइम वेस्ट मत करो। तुमको जो भी डिस्प्यूट करना है, जो भी आवाज उठानी, कहां पे उठाओ? जब ये मीटिंग चालू रहती है। एक बार ये मीटिंग कंक्लूड हो गई तो समझो कि वो लॉ बनने ही वाला है। क्यों? क्योंकि जो डिस्प्यूट लाना था तो यहां पे लाना था, कोई पॉइंट रेज करना था तो यहां पे करना था। यहां से जब अप्रूवल आ गया, नोटिफिकेशन यहां से निकल गया, तो समझो कि वो क्या हो गया, लॉ बन जाएगा। तो जीएसटी लॉ बनाने का आपको सिस्टम समझ में आ रहा है? नया यूनिक सिस्टम निकाला उन्होंने, ये यूनिक सिस्टम है। और ऐसा हमारे देश में इसके पहले कभी नहीं हुआ। ऐसे नहीं इनकम टैक्स होता है तो काउंसिल बनाई गई है, या कंपनी लॉ बनता है तो काउंसिल है, वहां पे डिस्कशन होता है, ऐसा नहीं। और डायरेक्टली पार्लियामेंट्री लेवल पे डिस्कशन होता है। इनके यहाँ पे आप समझ रहे हो ना, ये पहले इधर मैच होती है और फिर उसको खाली समरी में प्रेजेंट किया जाता है पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट को हाँ ही बोलना है, ना बोलना तो कहाँ पे बोलना था? काउंसिल में। क्योंकि इसकी जो हेड होती है वो फाइनेंस मिनिस्टर होती है। इसकी जो चेयरपर्सन इस काउंसिल की, वो कौन है? फाइनेंस, मतलब आज के तारीख में निर्मला सीतारमन जी फाइनेंस मिनिस्टर है। और हर स्टेट का फाइनेंस मिनिस्टर जो रहता है वो वहां पे जाता है, लीगल मेंबर्स जाते हैं, तो सारे लोग वहां पे पहले से ही है। तो वहां पे एक बार डिस्कशन हो गया तो मुझे नहीं लगता कि उसके ऊपर चैलेंज करना, फिर से डिस्कशन करना वर्थ है पार्लियामेंट में। लेकिन फिर भी पावर तो किसके पास है? लॉ बनाने की पावर किसके पास है? पार्लियामेंट में। तो पार्लियामेंट में प्रपोजल रखा जाता है और फिर वो पास ही हो जाता है। इसलिए जीएसटी लॉ बहुत फास्ट चेंज हो रहा है और सिस्टमेटिक वे से चेंज हो रहा है। दिस इज गोइंग टू बी द एग्जाम्पल। जो बड़े बड़े देश है ना, उनको अगर उनके देश में कम से कम डिस्प्यूट में अगर नए लॉ लाने पड़ेंगे, तो इंडिया इज गोइंग टू बी द रोल मॉडल ऑफ दैट। बताना क्या चाहता हूं, तुम्हारे सामने जीएसटी बन रहा है, तुम्हारे सामने बन रहा है, तुम्हारे सामने से सब कुछ हो रहा है। आज से 500 साल के बाद, 1000 साल के बाद भी इस दिन को याद रखा जाएगा। कौन से दिन को सर? जीएसटी जब इंडिया में लॉन्च हुआ था, कौन से दिन लॉन्च हुआ था? 1 जुलाई 2017। ये गलत है। 1 जुलाई 2017 को ही लॉन्च हुआ था, लेकिन एक्चुअली लॉन्च हुआ था 30 जून 2017 को, रात को 12 बजे। पार्लियामेंट को कभी देखा आपको रात को 12 बजे चलते हुए आपने अपने इतिहास में? चलो मैं आपको दिखा देता हूं। ये सब देखना बहुत जरूरी है। यहाँ पे क्यों नहीं आया यूट्यूब मेरा? His Excellency the President अरुण जेटली Pranab सर, Mukherjee, the Vice President, the Honorable Shri Hamid Ansari, the Prime Minister, the Honorable Shri Narendra Modi ji, the Speaker of the Lok, the Honorable Srimati. We will be launching one of India's biggest and most ambitious tax and economic reforms in history. नीचे तारीख क्या दिख रही है यहाँ पे? 30 जून। The GST may be a destination tax, but क्या बोला इन्होंने? जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन टैक्स, कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। for India, it will begin altogether a new journey. It's a journey where India will awake to limitless possibilities, to expand its economic horizons and loftier political visions. The old India was economically fragmented. The new India will create one tax, one market, and for one nation.
ये सारे टर्म मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, वन मार्केट, वन नेशन, ये सब क्या होता है, इसके पहले क्या नहीं था, उसका बैकग्राउंड है ये सब। It will be an India where the center and the states work together cooperatively and harmoniously towards the common goal of shared prosperity. थ्रू, कैसे साथ में काम करेंगे, थ्रू क्या बोला उन्होंने, लेकिन क्या बनाया फिर उन्होंने उसके लिए। सेंट्रल और स्टेट दोनों अगर साथ में काम करेंगे तो कहां करेंगे, जीएसटी काउंसिल में करेंगे। It will be an India which will write a new destiny. The GST is an important achievement for the whole country. The unanimity of support for the Constitution Amendment and the consensus-based work of the GST Council highlights that India can rise above narrow politics and speak in one voice for larger national interest. The quality and the maturity of the debate leading to the Constitution Amendment and in the GST Council underscores this point, that India can collectively think and act with maturity for a broader purpose. The Constitution says that India is a union of states. The union is राइट, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, इसलिए हमारे लिए दो गवर्नमेंट होना बहुत जरूरी है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी होना जरूरी है और स्टेट गवर्नमेंट होना भी जरूरी है। strong if both the states and the center are strong. That is the real meaning of cooperative federalism. While enacting the GST, neither the center nor the states give up their sovereignty. They have pooled their sovereignty to make joint decisions on indirect taxation. In a large and complex federal system of multi-party democracy, with the center, 29 states, 2 union territories with legislatures, and a wide divergent interest, we have implemented a constitution. जब ये स्पीच दिया तो तभी हमारे देश में कितने थे, स्टेट्स कितने थे, 29 बोला सर ने, लेकिन फिर जम्मू कश्मीर को क्या बनाया गया, यूनियन टेरिटरी, ठीक है ना। तो अभी हमारे पास कितने स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स हैं। Amendment and brought in a large tax reform, displaying a high point of Indian politics. We have done this at a time when the world is facing slow growth, isolationism, and the lack of structural reforms. With the GST, India has showcased that these forces can be overcome through the display of inclusion, openness, and boldness. For this, all members of Parliament, the state governments, all political parties, state finance ministers, and a dedicated team of officers of the center and the state governments who contributed to this deserve to be appreciated and thanked. 15 वर्ष से पहले आरंभ हुई थी। ये 2017 में हो रहा है ना, 15 वर्ष पहले। NDA 1 सरकार ने एक समिति की रचना की थी, जिसके अध्यक्ष श्री विजय केलकर आज इस सभागार में मौजूद हैं। उन्होंने सन 2003 में एक ऐतिहासिक रिपोर्ट दी थी। केलकर कमेटी और शोम कमेटी है, ऐसे 2 कमिटीज है, दे आर प्रोफेशनल्स, केलकर एंड शोम। ये दोनों के दोनों गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के एडवाइजर्स है। शोम कमेटी इज फेमस फॉर डायरेक्ट टैक्स के जो हार्श अमेंडमेंट लाए गए हैं उसके लिए, और केलकर कमेटी वाज वेरी मच नोन फॉर वैट। जब वैट आया था ना देश में, तो वहां पे तो जब जीएसटी उन्होंने जब वैट लाया तो उसके बाद उन्होंने क्या प्रपोज किया था कि देश में क्या आना चाहिए, जीएसटी। वैट के पहले देश में इनडायरेक्ट टैक्स एकदम घटिया लेवल का था। कितने घटिया लेवल का, वो थोड़ा टाइम में आपको जब जीएसटी का लॉ चलेगा तो समझ में आएगा। तो इन्होंने जिनका नाम लिया ना, इज वेरी फेमस पर्सनालिटी, केलकर कमेटी। गवर्नमेंट एडवाइजर होते, प्रोफेशनल्स होते, लेकिन गवर्नमेंट के एडवाइजर होते। कि इस देश के अंदर एक वैल्यू बेस्ड टैक्सेशन जीएसटी के नाम से आरंभ किया जाए। 2006 के बजट में यूपीए सरकार ने घोषणा की थी कि 2010 तक इसको लागू करने का प्रयास होगा, और 2011 के बजट में जब महामहिम राष्ट्रपति जी ने उस वक्त वित्त मंत्री की हैसियत में बजट पेश किया था, तो उसके तुरंत बाद आपने संविधान संशोधन भी
देश के सामने रखा था। 2011 का जो बजट था वो प्रणब मुखर्जी ने प्रेजेंट किया गया था। जब मैं बताया मैं फाइनल में था, जब हमने जीएसटी पढ़ना चालू, ही वाज ऑलमोस्ट श्योर कि इस साल तो जीएसटी आ ही जाएगा, लेकिन फिर भी नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि मैंने बोला ना, स्टेट लेवल पे बहुत डिस्प्यूट चालू था, प्रोड्यूसर स्टेट वर्सेस कंज्यूमर स्टेट्स, जिसके माध्यम से राज्य और केंद्र अपने अधिकारों को एकत्रित करके गुड्स एंड सर्विस टैक्स की रचना करें। बिजनेस टीम को बोलो कुछ नाश्ता वगैरह। आपकी उस संविधान संशोधन के बाद पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी, उसने बहुत योगदान लायक सुझाव दिए थे। यशवंत सिन्हा जी आज मौजूद हैं इस सभागार में, वो उसके अध्यक्ष थे। और उसका सबसे महत्वपूर्ण सिफारिशों में से एक थी कि जीएसटी काउंसिल की रचना की जाए, जिसमें 1/3 वोट केंद्र का होगा, 2/3 वोट राज्यों के होंगे, लेकिन निर्णय करने के लिए 3/4 बहुमत की आवश्यकता है। ठीक है ना, ये लॉ है। 1/3 राइट्स किसके? सेंट्रल के। 2/3 राइट किसके? स्टेट के। और जो रिजोल्यूशन पास होता है मेजोरिटी से होता है ना हमेशा, तो मेजोरिटी को कैसे डिफाइन किया इन्होंने? 75% लोग हाँ बोलनी चाहिए। तो मेजोरिटी 50% पे हो जाती है यूजुअली, लेकिन जीएसटी काउंसिल का मेजोरिटी 50% पे नहीं होता। कितने पे होता है? 75% पे होता है। स्टैंडिंग कमेटी के उस निर्णय का यह असर था कि केंद्र और राज्यों को संवैधानिक दृष्टि से इकट्ठा काम करने के लिए मजबूर किया गया, और जीएसटी काउंसिल में जो एक प्रकार से कंसेंसस बना, उसमें इसका एक बहुत बड़ा योगदान स्टैंडिंग कमेटी के उस सुझाव का था। एक पैरेलल रचना राज्यों के वित्त मंत्रियों की थी, एक एम्पावर्ड कमेटी थी, और समय समय पर हर सरकार ने एक परंपरा बनाई कि किसी विरोधी पक्ष के दल की जिस राज्य की सरकार हो, उसका कोई वित्त मंत्री उस एम्पावर्ड कमेटी का अध्यक्ष रहे। पहले अध्यक्ष डॉक्टर असीम दास गुप्ता हमारे बीच में हैं। एक कंसेंसस बनाने का एक बहुत बड़ा काम किया, करवाने की आज तक आवश्यकता नहीं पड़ी। हर एक निर्णय सर्वसम्मति से हुआ, जिसमें अलग अलग राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि थे, अलग अलग राज्य सरकारों के प्रतिनिधि से, और एक मत से हर निर्णय उसमें हुआ। अभी तक 24 रेगुलेशंस बन चुके हैं। राज्य और केंद्र के अधिकार क्षेत्रों के बारे में बंटवारा क्या रहेगा, उस पर निर्णय हो चुका है। 1211 कमोडिटीज हैं जिस पे टैक्सेशन तय करना था। बिना मतभेद के, बिना किसी डिसेंट के एक एक कमोडिटी का टैक्स सर्वमत से तय हुआ। और उसके पीछे भी 2 सिद्धांत थे कि एक, आम और गरीब आदमी पर ज्यादा बोझ ना पड़े, रेवेन्यू न्यूट्रल रहे, कि जितना राजस्व राज्य और केंद्र इकट्ठा करते हैं कम से कम वो बरकरार रहे, और जो मौजूदा टैक्सेशन ढांचा है उससे बहुत अधिक किसी के ऊपर बोझ ना पड़े। प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस, रेवेन्यू न्यूट्रलिटी एंड नो अननेसेसरी बर्डन ऑन द वीकर सेक्शंस। और इसका स्वाभाविक एक लाभ हमारे देश को होने वाला है। आज की जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था में राज्यों में और केंद्र में मिलाकर 17 ट्रांजैक्शन टैक्स है। 17 टैक्स 23 जो डिलीट होंगे जीएसटी आने के बाद। 23 से 17 अलग लॉ, उन सब को समाप्त कर दिया गया है, और उनके स्थान पर केवल एक टैक्स रहेगा। अच्छा, आपको बोलने के लिए 17 लगते रहेंगे, लेकिन 17 हर स्टेट में, तुम समझ रहे हो ना? तो महाराष्ट्र का वैट अलग, गुजरात का वैट अलग। तो अगर आप बिग बाजार हो और आपका अगर 25 स्टेट में अगर काम चालू है, तो वैसे तो वैट बोलने के लिए एक ही लॉ हो गया, लेकिन 25 स्टेट ने अपना अपना लॉ बना के रखा था। तो आपको 25 लॉ पढ़ने पड़ेंगे अलग अलग, 25 अलग अलग ड्यू डेट याद रखने पड़ेंगे, फॉर्म्स याद रखने पड़ेंगे, उनकी वेबसाइट याद रखनी पड़ेगी। अब आपको जीएसटी भरना कितना आसान हो गया बताओ?
किसी भी स्टेट का बिजनेस होने दो आपका, आप कौन सी वेबसाइट पे जाते हो, एक ही पोर्टल पे जाते हो। हाँ, तो ये 2017 के पहले लाइफ कितनी डिफिकल्ट होती रहेगी सोचो, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की या टैक्स प्रोफेशनल्स की, और अब लाइफ कितनी इजी है। उस हर टैक्स के लिए अलग रिटर्न जाता था, आज एक रिटर्न जाएगा। हर एक असेसी को अलग अलग टैक्सेशन अधिकारियों के साथ इंटरफेस करना पड़ता था, आज केवल उसको अपने सॉफ्टवेयर के साथ एक रिटर्न के माध्यम से इंटरफेस करना पड़ेगा और केवल सॉफ्टवेयर के ऊपर रजिस्ट्रेशन ले लेना, और उस रजिस्ट्रेशन के बाद हर महीने की 10 तारीख तक केवल एक फॉर्म भरना कंप्यूटर पे कि मेरी पिछले महीने की ट्रांजैक्शन क्या है उस पर डाल देना, और उसके माध्यम से टैक्स के ऊपर टैक्स न लगना। ये इसकी विशेषता है। पूरे देश के अंदर अलग अलग राज्यों में अलग अलग रेट और चुंगी नाकाओं के ऊपर ट्रकों की भीड़ वो समाप्त होगी, और एक प्रकार से सिंगल फ्लो गुड्स और सर्विसेज का पूरे देश के अंदर इसके बाद होगा। और इसका एक और लाभ है कि जो एक बार आपने टैक्स दे दिया इनपुट्स के ऊपर, आउटपुट के स्तर पे उसका आपको लाभ मिलने लगेगा। महंगाई के ऊपर भी लगाम लगेगी, टैक्स अवॉइडेंस कठिन होगा, रेट पहले की तुलना में कम होंगे, देश की जीडीपी को लाभ मिलेगा, और जो अधिक राज्यों को और केंद्र को साधन मिलेंगे वो इस देश के गरीब की सेवा करने के लिए उनको एक अवसर उपलब्ध होगा। राज्य ने, केंद्र ने, सभी राजनीतिक दलों ने, सभी सांसदों ने, सभी विधानसभाओं के सदस्यों ने, सभी राज्य सरकारों ने एक मत से इसमें कार्य किया है। यहां विशेष रूप से मैं सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। जीएसटी काउंसिल के जो सदस्य हैं, राज्यों के वित्त मंत्री, वो सुबह से शाम तक कई दिनों तक बैठे रहे इन निर्णयों को लेने के लिए। और जब इतने सारे टैक्स 500 अलग अलग हिसाब लगाए, 500 टैक्स, ये बहुत बड़ा अल्बर्ट स्पीच है, लेकिन आइंस्टाइन अगर आपने ये पढ़ा, प्रखर वैज्ञानिक, उन्होंने एक बार बड़ी मजेदार बात कही थी। उन्होंने कहा था, many governments have worked on it at different stages, and this is overall a good thing for the country, for the economy. Is it in the best? Exactly at midnight, when the switch over. मुझे आपको लॉन्च का मोमेंट बताना था, खाली मिल नहीं रहा है मुझे वो वीडियो। nearly 1,000
contributors to the central exchequer. Service 11:55 tax हो is गया ना? relatively new. The GST Council and the central and state government should continuously review the design and make improvements in the same constructive spirit as it has been displayed till now. And press the button and officially launch the GST. $11:59. ताता तिरकट दिन ताता तिरकट धा धाती ना तिरकट दिन ता तिन तिरकट धा गरीबों का उद्धार, तेज विकास, जीएसटी से। GST, गुड एंड सिंपल टैक्स। चलो, तो अगर आपको इतिहास की बात करनी है तो आप जीएसटी का लॉन्च डेट पे जो भी डिस्कशन हुए थे, पार्लियामेंट में स्पीच हुए थे, अगर आप वो सुनोगे, अगर आपको जीएसटी का बोलते हैं ना कोर समझना है कि जीएसटी जब लाया गया था तो कितने सारे इश्यूज थे, बहुत सारे तो मॉड्यूल भी लिखे हैं। एकेडमिक पर्पज के लिए काम करने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो डेप्थ ऑफ द लॉ है अगर आपको वो सीखना है, और खास करके हम जैसे लोग जिन्होंने पुराने इनडायरेक्ट टैक्सेस में काम किया है, और मेरी आर्टिकलशिप तो ऑब्वियसली पुराने पूरे इनडायरेक्ट टैक्सेस में हुई थी, बहुत डिफिकल्ट, आई एम टेलिंग यू द टाइम, ठीक है ना। आर्टिकल्स लोगों की जान खत्म हो जाती थी क्योंकि हमको धूप में लाइन लगा के रिटर्न भरने पड़ते थे, सिस्टम्स पे नहीं जाते थे रिटर्न। जब मैं आर्टिकलशिप में था तब ऑफिस में रिटर्न बना के पेपर में भर के फॉर्म भर के डिपार्टमेंट में जाना पड़ता था, लाइन लगानी पड़ती थी, और लाइन लगा के हमें टैक्स भरना पड़ता था। टैक्स भरने की अलग लाइन, टैक्स भरने के लिए एसबीआई में लाइन लगानी पड़ती थी, चेक से टैक्स भरा जाता था। अच्छा, चेक से टैक्स भरा गया तो चेक एक दिन में क्लियर नहीं होता सेम टाइम पे, तो आज लाइन लगानी पड़ती थी चेक भरने के लिए, और 2 दिन के बाद लाइन लगानी पड़ती थी उसका रिसिप्ट लेने के लिए, ठीक है ना। तो जिंदगी हम लोगों की आसान नहीं थी। आज जीएसटी आप यहाँ बैठे बैठे 100 रिटर्न भरते हो, ऑनलाइन पेमेंट करते हो, आपको दर्द ही नहीं पता चलेगा 2017 के पहले का क्या है, ठीक है ना। तो यस, जीएसटी वाज वेरी इंपॉर्टेंट मोमेंट फॉर इंडिया। आपने आज देखा उसका लॉन्च कैसे हुआ है। अब सर फिर ये कस्टम ड्यूटी कब लगता है, आईजीएसटी कब लगता है? मैंने बताई दी आपको, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में या एक यूटी से दूसरे यूटी में जाएगा तो आईजीएसटी लगेगा। तो कस्टम ड्यूटी कब लगता है? जब देश के बाहर से गुड्स इंडिया में आते हैं या इंडिया से गुड्स इंडिया से बाहर जाते हैं। ये जो है कस्टम ड्यूटी, ये खाली गुड्स के ऊपर लगता है। किसके ऊपर लगता है? गुड्स के इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के ऊपर लगता है। उसी के साथ आईजीएसटी भी लगता है। मतलब जब गुड्स इंडिया में आते हैं तो 2 टैक्स लगते हैं, एक टैक्स जिसका नाम है इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, और दूसरा उसके साथ क्या लगता है? आईजीएसटी। तो आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि आईजीएसटी हम क्यों लगा रहे हैं, मतलब हम जीएसटी क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि जो एक्सपोर्टिंग कंट्री होती है, जो देश एक्सपोर्ट करता है, वो जीएसटी नहीं लगाता। जैसे इंडिया से भी जब माल इंडिया के बाहर जाता है तो बना इंडिया में ना, लेकिन कंजम्पशन कहाँ होगा इसका? बाहर। और अभी भी अरुण जेटली सर ने पार्लियामेंट में क्या बोला? जीएसटी इज द डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। मतलब जिस गुड्स का डेस्टिनेशन इंडिया है ही नहीं, इंडिया में ये बना जरूर, लेकिन इसका डेस्टिनेशन कहाँ पे? इंडिया के बाहर है, तो इंडिया उसके ऊपर टैक्स नहीं लगाएगा। तो कौन लगाएगा फिर?
जो देश इंपोर्ट कर रहा है, जहां पे उसका कंजम्पशन होगा वो देश लगा लेगा, उसका आप क्यों टेंशन ले रहे हो। लेकिन जब उल्टा बात करते तो बहुत सारे गुड्स चाइना में बनते हैं, तो चाइना से इंडिया में आता है, जर्मनी से गुड्स इंडिया में आते हैं, रशिया से गुड्स इंडिया में आते हैं, तो वो जब एक्सपोर्ट करते रहेंगे तो वो अपने देश का जीएसटी वहां पे नहीं लगाते रहेंगे, तो उनका माल इंडिया में सस्ता हो जाएगा। आप समझ रहे हो ना। एक दो बोतल दो मुझको, एक बोतल इंडिया में ही बनी, इसके ऊपर जीएसटी लगा, ये 100 रुपए की 118 रुपए की मिलेगी, क्योंकि 18 रुपए इसके ऊपर क्या लगा, जीएसटी। ये रशिया में बनी या चाइना में बनी, ये 100 रुपए की 100 रुपए में ही मिलेगी। बताओ क्यों? क्योंकि उसके देश ने क्या नहीं लगाया, इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगाया। तो लोग कौन सी बोतल खरीदेंगे, 100 वाली की 118 वाली? 100 वाली। मतलब इंडिया का जो प्रोड्यूसर है वो तो मर ही जाएगा फिर एक दिन, टैक्स की वजह से मरेगा। जबकि दोनों की बोतल की प्राइस सेम ही है, खाली एक के ऊपर जीएसटी लग रहा है और एक के ऊपर जीएसटी नहीं लग रहा है। एक के ऊपर इसलिए नहीं लग रहा था क्योंकि ये इंपोर्टेड है, किसी और देश में बना है। तो गवर्नमेंट इंपोर्ट करने के टाइम पे क्या कर लेता है, जीएसटी लगा देता है। तो क्या होता है, इंपोर्टेड गुड्स इंडिया में महंगे होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं। अब बताओ, अब ये 128 का हो जाता है। क्यों 128 का हो जाता है? क्योंकि ये 100 रुपए का बना, 10 रुपए का कस्टम ड्यूटी लगा और उसके ऊपर 18 रुपए उसके ऊपर जीएसटी लगा। मेरी भाषा में समझ में आ रहा है आपको? ये 128 का हो जाता है और ये मार्केट में कितने का मिलता है, 118 में। तो अभी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को एटलीस्ट चांस है। अब प्रॉब्लम इतना ही है कि हमारी इंडिया का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही ज्यादा है। मतलब हम जब पेन बनाते हैं तो 5 रुपए का बनता है और चाइना जब पेन बनाता है तो 1 रुपए का बनता है। उसके ऊपर टैक्सेस वगैरह लगा के भी वो इंडिया में 2 रुपए का ही मिलता है। वो अलग लेवल का चैलेंज है, उसको हैंडल करने के लिए सब्सिडी लानी पड़ेगी, इंसेंटिव लाने पड़ेंगे, टैक्स में कंसेशंस लाने पड़ेंगे, वो दुनिया भर की बातें और करनी पड़ेगी। वो इकोनॉमी की बात हम बाद में करेंगे। लेकिन आपको इतना तो समझ में आना चाहिए कि इंपोर्ट के ऊपर 2 टैक्स लगते हैं। कौन से 2 टैक्स? कस्टम्स और आईजीएसटी। कस्टम ड्यूटी का कोई क्रेडिट नहीं मिलता, कस्टम ड्यूटी का कोई क्रेडिट नहीं मिलता, लेकिन आईजीएसटी का क्या मिलता है, क्रेडिट मिलता है। आगे जाके मेरे काम में आएगा ये बात। ओके, ये समझा आपको? तो ये हो गया इंडिया। अच्छा सर, इंडिया में सर्विस भी तो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होती है। गुड्स आते हैं तो गुड्स क्या वेसल से आते हैं, तो कस्टम वाले पकड़ के उसके ऊपर टैक्स लगा सकते हैं। सर्विसेज तो आप यहाँ पे ऑनलाइन बैठ के, हम कोल्हापुर में बैठे ऑनलाइन बैठ के हम क्या ले सकते हैं, सर्विस ले सकते हैं यूएसए से अभी ना। यही लेक्चर अगर बाहर से भी तो हो सकता था। तो इंडिया में सर्विसेज भी इंपोर्ट होती है, लेकिन सर्विस इंपोर्ट के ऊपर कस्टम्स नहीं लग सकता। क्यों? क्योंकि सर्विस ऐसे शिप से नहीं आती ना, सर्विस तो डायरेक्ट लोग लेते हैं। तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस के ऊपर क्या लगता होगा, इंपोर्ट ऑफ सर्विस के ऊपर कस्टम्स एक्ट नहीं लग सकता क्योंकि वो खाली गुड्स के ऊपर लगता है, तो आईजीएसटी लगता है। इंपोर्ट ऑफ सर्विस के ऊपर क्या लगता है, आईजीएसटी लगता है। ये समझ में आ रहा है आपको? वो भी रिवर्स चार्ज में लगता है। कौन से चार्ज में लगता है? रिवर्स चार्ज मतलब कौन सा चार्ज? एक होता है फॉरवर्ड चार्ज ना, फॉरवर्ड चार्ज में कौन टैक्स भरता है, सप्लायर। अगर चार्ज फॉरवर्ड चार्ज होगा तो सप्लायर टैक्स भरेगा, और चार्ज अगर रिवर्स चार्ज होगा तो रेसिपिएंट टैक्स भरेगा। तो मुझे बताओ, इंपोर्ट ऑफ सर्विस में एक्सपोर्टर तो देश के बाहर का है, उससे टैक्स की रिकवरी कैसे करोगे आप? रशिया में जाके टैक्स कैसे लोगे, जर्मनी में जाके टैक्स कैसे लोगे? लेकिन जो सर्विस लेने वाला बंदा है या कंपनी है वो कहाँ की है, इंडिया की, वो तो हमारी, हम उनसे टैक्स लेते हैं। इसलिए आईजीएसटी कब लगता है? इंपोर्ट ऑफ सर्विस के ऊपर आईजीएसटी लगता है। वो भी कौन से चार्ज में लगता है? रिवर्स चार्ज। मतलब एक्सपोर्टर नहीं टैक्स भरेगा, कौन टैक्स भरेगा? इंपोर्टर टैक्स भरेगा, जिसने इंपोर्ट किया हुआ है। एक्सपोर्टर का अपोजिट क्या होता है? इंपोर्ट। इंपोर्टर कहाँ पे होगा? इंडिया में होगा। ये समझा आपको मैंने क्या बोला? हाँ, तो ये थोड़ी बातें मैंने आपको बता दी सर। फिर ये मैंने बताई दी आपको कि आर्टिकल 245 में लॉ बनाने का पावर दो गवर्नमेंट को दिया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ बनता है तो पार्लियामेंट बनाती है, इसमें लोकसभा एंड राज्यसभा है। सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश के लिए भी लॉ बना सकती है, एनी पार्ट ऑफ इंडिया के लिए भी लॉ बना सकती है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पूरे स्टेट के लिए भी लॉ बना सकती है, एनी पार्ट ऑफ द स्टेट के लिए भी बना सकती है। यूनियन टेरिटरी करके एक होता है जिसके लिए लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट ही बनाती है, क्योंकि उनकी खुद की स्टेट गवर्नमेंट नहीं होती, उनका लेजिस्लेचर नहीं होता, उसको यूनियन टेरिटरी बोला जाता है। अब लॉ बनाने की पावर 2 लोगों को दी तो 2 लोग झगड़ा भी कर सकते हैं ना, झगड़ा करने में हम लोग आगे हैं। स्टेट का और सेंट्रल का झगड़ा चल ही सकता है, और केरला में तो भी कांग्रेस की गवर्नमेंट है और सेंट्रल में बीजेपी है, वो तो मतलब एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो गए। तो ऐसे कैसे लॉ बन जाएगा? सेंट्रल बनाएगा और स्टेट इंप्लीमेंट करेगा। तो झगड़ा ना हो करके आर्टिकल 246 क्या बोलता है? आर्टिकल 246 पावर को डिवाइड करता है। क्या करता है? पावर को डिवाइड करता है। लॉ बनाने का पावर दोनों के पास है, लेकिन पावर बांट दिया आर्टिकल्स ने। कैसे बांटा? तो उन्होंने पहली लिस्ट बनाई, 7th शेड्यूल बनाया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। यूनियन लिस्ट का मतलब होता है यहाँ पे लॉ बनाने का पावर किसके पास है? खाली सेंट्रल गवर्नमेंट। इनकम टैक्स यूनियन लिस्ट में लिखा गया लॉ है। कंपनी लॉ कहाँ पे लिखा गया है?
यूनियन लिस्ट में लिखा गया लॉ है। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, नाम ही उसका सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, वो कहाँ का लॉ होगा? यूनियन लिस्ट का लॉ होगा। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट किसका लॉ है? यूनियन लिस्ट का लॉ है। मतलब कस्टम्स का लॉ भी किसका लॉ है? यूनियन का लॉ है। ये समझ में आ रहा है आपको? तो ये क्यों किया गया, ऐसे क्यों किया गया? कस्टम्स वगैरह सेंट्रल का लॉ यहाँ पे क्यों किया गया? क्योंकि इसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट आके इंटरफेयर ना। तो मुंबई में भी अगर इंपोर्ट होगा तो महाराष्ट्र कस्टम ड्यूटी नहीं लेगा। मुंबई में भी इंपोर्ट होगा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ही क्या लेगा? कस्टम ड्यूटी लेगा, क्योंकि सेंट्रल का मैटर है। महाराष्ट्र में आप जॉब करते हो या महाराष्ट्र में हमारी कंपनी है, तो इनकम टैक्स हम महाराष्ट्र गवर्नमेंट को नहीं देते। इनकम टैक्स हम किसको देते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट को देते हैं। आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हो तो महाराष्ट्र का कोई एमसीए करके अलग नहीं है। जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉडी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लॉ के अंदर ही कंपनीज एक्ट जो इंडिया का है वही आप फॉलो करते हैं। महाराष्ट्र का कोई अलग से महाराष्ट्र कंपनीज एक्ट करके नहीं है। कोऑपरेटिव एक्ट ऐसा अलग है हमारा, महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज का एक्ट हमारे स्टेट का है, कर्नाटका का अलग, महाराष्ट्र का। लेकिन कंपनी का लॉ ये हमारी कंप्लायंस टीम केरला की भी कंपनीज बनाती है, कर्नाटका भी कंपनीज का काम करते हो आप, अभी मध्य प्रदेश की कंपनीज का भी आप काम कर रहे हो, गुजरात की कंपनीज का भी आप काम कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? दूसरे देश का काम यहाँ पे आप कैसे कर पाते हो? क्योंकि लॉ सबका सेम है। ये समझ में आ रहा है? क्यों सेम है लॉ? क्यों सेम है? क्योंकि वो यूनियन लिस्ट के मैटर है। कौन से मैटर है? यूनियन लिस्ट। पार्लियामेंट ने क्लियरली लिखा गया, कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखा गया कि इन मैटर्स के ऊपर लॉ बनाने का पावर खाली सेंट्रल गवर्नमेंट को है। वैसे ही स्टेट लिस्ट का भी लॉ होगा। स्टेट लिस्ट में भी लॉ है, बहुत सारे लॉ है हमारे। तो दारू के ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगती है, दारू के ऊपर अभी भी वैट लगता है ना। अल्कोहलिक लिकर जो रहता है उसके ऊपर अभी भी क्या लगता है? वैट लगता है। तो गोवा में दारू सस्ती है तो सबको पता है आपको, और महाराष्ट्र में महंगी है, गुजरात में और महंगी है। तो हर स्टेट में दारू तो वही है, बॉटल तो वही है, लेकिन प्राइस कैसे चेंज हो रहा है? कंटेंट तो वही है। तो मैन्युफैक्चरर के लिए तो सेम ही है। किंगफिशर का बियर यहाँ पे बनाने के लिए जो खर्चा आता रहेगा वही गुजरात में भी आता रहेगा, तो उसमें कोई वेरिएशन नहीं है। पेट्रोल भी आपने देखा होगा, आपने ऑब्जर्व किया होगा। अपन तो चलो बॉर्डर पे रहते दोनों स्टेट के, इस साइड गोवा है, इस साइड कर्नाटका है। तो पेट्रोल महाराष्ट्र में भरते तो महंगा जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम बाहर जाते, कर्नाटका की साइड में जाते, 10-12 किलोमीटर के बाद जो पेट्रोल पंप आता है उसके ऊपर हम पेट्रोल भराते हैं, वहां पे पेट्रोल सस्ता मिलता है। तो ये प्राइजेस अलग अलग क्यों है? इनडायरेक्ट टैक्सेस की वजह से अलग है, क्योंकि उनका इनडायरेक्ट टैक्स का रेट अलग है, हमारे इनडायरेक्ट टैक्स का रेट अलग है। गोवा में दारू के ऊपर टैक्स कम है, गोवा में दारू के ऊपर टैक्स कम है, तो गोवा में दारू सस्ती है। मतलब दारू के ऊपर टैक्स लगाना, अल्कोहलिक लिकर के ऊपर टैक्स लगाने का जो पावर है वो किसके पास है? स्टेट के पास है। तो कहाँ पे लिखा है ये चीज? कहीं तो लिखा होगा ना, वो यहाँ पे लिखा है, स्टेट लिस्ट में लिखा गया, ठीक है ना। और फिर कंकरेंट लिस्ट मतलब कौन सी लिस्ट? तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों साथ में आके जो लॉ बनाते हैं वो कंकरेंटली। जैसे रिवर है, रिवर तो स्टेट गवर्नमेंट का भी है, अब सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग से रिवर नहीं निकाल सकते ना, खास करके तभी जब एक रिवर दो तीन स्टेट में से मूव करती है। तो कल महाराष्ट्र कर्नाटका गवर्नमेंट का बेलगांव के ऊपर अगर झगड़ा हो गया और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बोला चलो जाने दो, हमारा ये जो नदी यहाँ से जा रहा है अपना हिरण्यकेशी, इसका पानी हम आपको नहीं देंगे, तो उधर के लोग मर जाएंगे ना रे, या ज्यादा पानी छोड़ देंगे, चलो आज डैम ओपन कर दो। ऐसे नहीं हो सकता ना। तो इसके लिए दो तीन गवर्नमेंट जब साथ में आके कुछ बातें करनी होती है, फॉरेस्ट का लॉ, नेचुरल एक्सट्रैक्शन का लॉ, कुछ ना कुछ कॉमन लॉ यहाँ पे हम बनाते हैं। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि जीएसटी कंकरेंट लॉ से बना होगा, क्योंकि जीएसटी में दोनों लोग हैं ना साथ में। नहीं, यहाँ से नहीं बनाया जीएसटी। जीएसटी के लिए पूरा का पूरा पहले कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया गया। जीएसटी का पहले स्टार्टिंग हुआ है 2016 में, 2016 में पहले हमें कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना पड़ा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई पावर ही नहीं था जहां पे दो गवर्नमेंट साथ में आके लॉ बनाए। समझ रहे हो? या तो लॉ कौन बना रहा था? स्टेट, या तो कौन बना रहा था? सेंट्रल। जीएसटी पहला टैक्सेशन लॉ था। कौन सा लॉ? रेवेन्यू लॉ हम उसको बोलते हैं, जिससे रेवेन्यू मिलेगा गवर्नमेंट को, जहां पे दोनों को साथ में आके क्या करना था? लॉ बनाना था। ऐसा कोई पावर पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में था ही नहीं, भारतीय संविधान में वो प्रोविजन ही नहीं था। तो पहले तो उनको एक एक्ट पास करना पड़ा, गवर्नमेंट को एक एक्ट पास करना पड़ा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लाना पड़ा। तो पहले 2016 में हमारी कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हुई है और उसके बाद जीएसटी आया है। ये समझ में आया मैंने क्या बोला आपको? तो जब जीएसटी लॉ पास किया गया, तो मैं आपको दिखाता हूं वो चीज, यहाँ पे मैंने कहीं पे तो ओपन करके रखा होगा।
हमें जब मॉडल से पढ़ेंगे तो ये सब कवर हो ही जाएगा। हो गया ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके रोक देते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल की तो बातें खत्म करते हैं ना, ये जनरल बातें हम बाद में करेंगे। ये देखो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन यहाँ पे लिखी गई है जीएसटी लॉ की। पहले कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बता गया कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल है, 25 पार्ट्स है, जिसमें 448 आर्टिकल से 12 शेड्यूल्स है। इतना डिटेल डॉक्यूमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उसमें के कुछ चीजों की बात करेगा ये आर्टिकल 265, अभी मैंने बताया 245, 246, उसमें 3 लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, ठीक है ना, ऐसे सब बातें की गई है। और फिर यहाँ पे आता है आर्टिकल 246A, मतलब नया आर्टिकल, और वो आया है कॉन्स्टिट्यूशन 101, दिख रहा है आपको, 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016, ओके, मतलब 2016 में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया। तो आर्टिकल 246 में क्या लिखा गया है, यहां पे लिखा गया है कि जो लॉ बनाने की पावर है उन दोनों को साथ में है, सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट। बस उतना ही लिखा गया कि जीएसटी का जो लॉ बनेगा वो 2 गवर्नमेंट साथ में आके बनाएंगे, ओके, उतना ही लिखा है और कुछ नहीं लिखा है उसके अंदर। फिर एक नया आर्टिकल आया, ठीक है ना, यहाँ पे देखो, अभी मेरे नोट्स में चलो फिर से, पावर टू लेवी जीएसटी ना, किसके पास दी, दिस आर्टिकल ग्रांट पावर टू सेंट्रल एंड, दिख रहा है आपको यहाँ पे एंड लिखा ना, दोनों को लिखा, ये ऐसा पहली बार हुआ। पहले क्या थे लॉ, या तो सेंट्रल लॉ बनाएगा या तो स्टेट, इन दोनों के बीच में क्या डाला गया, एंड इस आर्टिकल ने डाला गया 246 है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। यहां से आपका सीजीएसटी और एचजीएसटी का जो कॉम्बिनेशन है वो यहां से बना, इस आर्टिकल से बना, ठीक है। सेंट्रल हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉ एंड जीएसटी ऑन इंटरस्टेट सप्लाई। इंटरस्टेट का लॉ पूरा का पूरा कौन बनाएगा, ये इंट्रास्टेट है ना, तो इंटरस्टेट का लॉ कौन बनाएगा, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब जाएगा तो मारा मारी होगी ना, जैसे 2 स्टेट बीच में आ जाएंगे, तो ये लॉ कौन बनाएगा, खाली सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके लिए उन्होंने क्या बनाया, नया आर्टिकल बनाया 269A। तो 269 से आईजीएसटी बना, क्या बना, इस आर्टिकल से आईजीएसटी बना। लेकिन अभी भी इन 5 प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी नहीं है। कौन से 5 प्रोडक्ट, पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, बाद में बात करेंगे। इसके ऊपर क्या नहीं है, अभी भी जीएसटी नहीं है। मतलब ये जब मैन्युफैक्चर होते हैं तो इसके ऊपर क्या लगता है, एक्साइज, और जब ये सेल होते हैं तो इसके ऊपर क्या लगता है, जब ये सेल होते हैं, सेल, ठीक है ना, सोल्ड जब होते हैं, ट्रांसफर जब होते हैं, तो इसके क्या लगता है, वैट, ठीक है ना। इतना आपको समझ में आया। अभी और एक मुझको आपको आर्टिकल पढ़ाना है, वो आर्टिकल 269, और एक आर्टिकल आपको मुझे बताना है, बस उतना करके मेरा काम खत्म। 279A, टू 270, बहुत सारे आर्टिकल्स उन्होंने लिखे हैं यहाँ पे। ये देखो, ये कौन सा आर्टिकल है, 279 है। सारे डिसीजंस कहाँ पे होते हैं, जीएसटी काउंसिल में। ये अभी कवर कर रहा हूँ क्योंकि इसकी बात हमने कर ली है आज, ठीक है ना। इसमें क्या क्या पता है मैंने, ये ज्वाइंट फोरम है ना, ज्वाइंट फोरम मतलब दोनों, ज्वाइंट मतलब कौन, 2, सेंटर एंड स्टेट, ठीक है ना, इन दोनों की एक फोरम है, राइट। फिर जीएसटी काउंसिल के चेयरपर्सन कौन होंगे, चेयरपर्सन कौन होंगे, मेन कौन होंगे, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है ना। और मेंबर कौन होंगे, अच्छा, यूनियन, सेंट्रल गवर्नमेंट से और एक आएगा, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी एक मिनिस्टर है जो क्या करता है, स्टेट को कितना पैसा बांटा जाएगा उसका जो इंचार्ज है वो भी आएगा यहाँ पे। ये भी यूनियन मिनिस्टर ही है, लेकिन इसके बाद पैसा कौन सा है, स्टेट का। एक है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा हैंडल करता है, और फिर कौन है, यूनियन मिनिस्टर ही है, सेंट्रल गवर्नमेंट का ही मिनिस्टर, लेकिन वो पैसा किसका हैंडल करेगा, स्टेट्स का, तो वो भी आएगा। और फिर कौन आएंगे, मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन और एनी अदर मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय ईच स्टेट। समझ में आ रहा है, तो हर स्टेट का एक रिप्रेजेंटेटिव आ गया उसमें, इस आपकी काउंसिल बनेगी।
फिर क्या होगा, यहाँ पे सारे टैक्सेस के ऊपर डिस्कशन होगा, ये होगा, वो सब लिखा हुआ है। फिर थ्रेशोल्ड क्या होगा, रेट्स क्या होंगे, स्पेशल रेट्स क्या होंगे, स्पेशल प्रोविजन फॉर मध्य ये अपना अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, इसको स्पेशल कैटेगरी स्टेट बोलेंगे, इनके लिए अलग से लॉ। मतलब मोटा मोटी 100% जीएसटी लॉ, रजिस्ट्रेशन से लेके कैंसिलेशन तक क्या होगा वो डिसाइड कौन करता है आज की तारीख में? काउंसिल ही करता है, ठीक है ना। फिर काउंसिल 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 ही बताएगा कि ये पेट्रोल वगैरह के ऊपर जो है ना वो जीएसटी आएगा, कब आएगा वो काउंसिल बताएगा, ठीक है ना। तो ये भी बोला जाता है कि मोदी जी पेट्रोल को जीएसटी में जानबूझ के नहीं लेके आ पा रहे हैं, जानबूझ के नहीं, मोदी जी के हाथ में है ही नहीं। किसके हाथ में है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी लगाना है कि नहीं लगाना, वो किसके हाथ में? काउंसिल। और काउंसिल में कौन बैठा है? हर स्टेट का मेंबर बैठा है। मतलब स्टेट्स के हाथ में एक्चुअली कि पेट्रोल के ऊपर जीएसटी कब लाना है। दारू के ऊपर तो वो रेडी ही नहीं जीएसटी लाने के लिए, दारू अपने अपना स्टेट बोलता है कि दारू के ऊपर जीएसटी नहीं देंगे हम, ठीक है ना। दारू हमारे पास ही रहना चाहिए, क्योंकि हर स्टेट का सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला प्रोडक्ट कौन सा है? लिकर, और दूसरा टोबैको। फिर 1/2 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द जीएसटी काउंसिल शैल कॉन्स्टिट्यूट कोरम। कोरम समझता ना, इतने मिनिमम मेंबर आने चाहिए तो ही मीटिंग स्टार्ट हो सकती है। तो मिनिमम 50% लोग आएंगे तो ही मीटिंग स्टार्ट होगी। फिर ये सब बात होगी। फिर डिसीजन कैसी ली जाएगी? तो उन्होंने बोला था ना मेजोरिटी से ली जाएगी ना। डिसीजन कैसे ली जाएगी? मतलब 100% हाँ बोलने की जरूरत नहीं है। कितने लोग? मेजोरिटी। अब मेजोरिटी मतलब 50% से ज्यादा नॉर्मली होता है, लेकिन इन्होंने क्या बोला था? मेजोरिटी नॉट लेस देन 3/4, मतलब कितना? 75% मेजोरिटी उन्होंने बोला। उसमें भी वेटेड वोट्स लिए जाएंगे। वेटेड वोट्स मतलब 1/3 और 2/3 किया जाएगा। 1/3 किसका था? सेंट्रल को कितना था? 1/3 था। समझ में आ रहा है आपको? सेंट्रल गवर्नमेंट को 1/3, और ज्यादा पावर किसको दी गई? 2/3 की स्टेट को दी गई। तो ये सब उन्होंने आज अरुण जेटली सर ने जब बोला था उसमें की मैंने बातें जो काम की बातें थी उतनी कवर अप कर ली है। अब सर पार्लियामेंट के बारे में पढ़ना जरूरी है क्या? सर ये जीएसटी लॉ लाया कब गया था, लाया क्यों गया था, ये सब पढ़ना जरूरी है क्या? तो मेरे हिसाब से नहीं। मैंने आज जो भी बातें की आप लोगों से उसका आपकी जीएसटी रिटर्न फाइलिंग के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं है। आप प्रैक्टिकल की बात करने यहाँ पे आते हो, सुबह उठ के यहाँ पे रेडी होते करके आते हो कि जीएसटी की जर्नल एंट्रीज वगैरह पढ़ाओ, लेकिन अगर इन सबके साथ अगर पढ़ोगे तो हर काउंसिल जब अभी हम बोलेंगे अरे 53rd मीटिंग बैठने वाला है अगले महीने, अरे 54th जीएसटी काउंसिल मीटिंग बैठ गया, तो आपको पता तो चलेगा आपकी काउंसिल है क्या, वो मीटिंग ले क्यों रहे हैं, रातों रात लॉ बदल क्यों रहा है, उसका लॉजिक तो आपको पता होगा, तो आपको जीएसटी समझना चालू होगा, ठीक है ना। जीएसटी का वर्किंग नॉलेज तो आपके पास ऑलरेडी है। मैं क्या ही पढ़ाऊंगा आपको कि जीएसटी रिटर्न कैसे भरते, आप तो खुद ही अभी भर रहे हो रिटर्न वहां पे बैठ के सॉफ्टवेयर के ऊपर। मुझे भी वो इतने अच्छे से नहीं आता जितने अच्छे से आपको आता है, क्योंकि 100 रिटर्न आप हर महीने भरते हो तो आपको उतने रिटर्न भरने का अनुभव है। लेकिन अगर ऐसे ही रहोगे तो लाइफ में कुछ ज्यादा आगे नहीं जा पाओगे। एक लेवल तक आओगे, उसके बाद आपका ग्रोथ रुक जाएगा। अगर आप सच में समझना चाहते हो कि ये गेम हो चालू ही क्या है, देश में क्या लॉ बनता कैसे है, बना कौन रहा है, अपील कहाँ हो रही है, अपील होती ही क्यों है, कब करनी होती है, तो हायर लेवल का अगर आपको नॉलेज लेना है, एक्सपर्ट लेवल का नॉलेज लेना है, तो आपको लॉ पढ़ना पड़ेगा। तो पहले जो 6 चैप्टर में पढ़ाऊंगा वो लॉ बेसिस है, उसका और आपके डेली के काम का कोई लेना देना नहीं है। आपका काम ही चालू होता है चैप्टर नंबर 7 से, रजिस्ट्रेशन के चैप्टर से। सेक्शन 22 के आगे आपको पढ़ना है। सेक्शन 21 तक आप नहीं भी पढ़ोगे तभी भी आपका काम चल जाएगा। जीएसटी एक लॉ है ना, सेक्शंस में बना हुआ है। तो सेक्शन 22 के आगे आपका वर्कॉलिक नॉलेज जहां पे जो होता है, वर्किंग नॉलेज जो होता है, वो सेक्शन 22 के आगे चलता है। सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 21 तक जीएसटी का कोर एक्ट चलता है। कोर एक्ट कि है क्या, लॉ है क्या, किसके ऊपर टैक्स लगा है, गुड्स का डेफिनेशन क्या, सर्विस का डेफिनेशन क्या, आपको ये सब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। सच बता रहा हूं मैं, आपको मजाक नहीं कर रहा, आपको सच में नहीं पढ़ने की जरूरत है। आप नहीं भी पढ़ोगे तभी भी चल जाएगा। लेकिन पढ़ने से क्या हो जाएगा? एक तो टाइम जाएगा। देखो हम क्यों नहीं पढ़ते, क्योंकि सुबह उठ के रेडी होके यहाँ पे आएंगे, पढ़ेंगे, नींद आती है, फिर लोग थक जाते हैं। हाँ, क्यों 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 ऐसा होता है? तो पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आप पढ़ेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप क्लाइंट को कंसल्टेंसी प्रॉपरली दे पाओगे। हाँ, आप हर बार सीनियर्स के ऊपर डिपेंड नहीं रहोगे। आपकी बहुत सारे बच्चों को तो ये भी नहीं पता होगा एचएसएन का फुल फॉर्म क्या है। एचएसएन समरी तो डालनी होती है आपको, विजय सर ने 50 बार बोला होगा कि एचएसएन डालो, इसका एचएसएन चेंज हो गया,
वो HSN, आपको HSN आपने सुना है, लेकिन HSN का फुल फॉर्म या उसका रेलेवेंस क्या है? तो उसका नाम है हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। अब फुल फॉर्म बता दिया मैंने, लेकिन वो एक्चुअली है क्या, वो चैप्टर नंबर 1 में लिखा है। मैं फिर कभी बोलूंगा काउंसिल ने GST के रेट बदल दिए, तो आपको काउंसिल क्या है पता नहीं रहेगा, तो क्या है काउंसिल आज मैंने बता दिया। तो जब आपको बेस पता है तो उसके आगे की चीजें पता करने के लिए आपको एक तो इंटरेस्ट भी आता है। अभी आपको समझ में आया होगा कि GST का जो मैटर है, हम छोटे मोटी चीजों की बात नहीं कर रहे, पार्लियामेंट लेवल पे प्रेसिडेंट मोदी जी, फाइनेंस मिनिस्टर, इतने सारे लोग इस टॉपिक के ऊपर रोज बात कर रहे हैं ना। देश चलाने वाला टैक्स की आप बात करते हो ना, आपको जो वैक्सीन मिले उसका जो पैसा था वो इस टैक्स ने दिया है, समझो आप जो रोड से जाते हो वो रोड इसने बनाया, जो आपके यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है वो डेवलपमेंट इसकी वजह से हुई है, एयरपोर्ट बने वो GST की वजह से बने, GST इनकम टैक्स। तो अब देश कैसे चलता है वो समझने जा रहे हो, एक तो वो समझो। लेकिन वो सबसे रिटर्न भरने आएगा क्या? नहीं, रिटर्न भरने में वो सबका कोई लेना देना नहीं, लेकिन आपको फिर पता चलेगा कि आप कितने सीरियस व्यापार में हो। आप जिस बिजनेस में जा रहे हो, CA फर्म में जो काम करते हो, तो आप कितने सीरियस बिजनेस में आपको पता चलेगा। और फिर आपको पता चलेगा कि फिर CA इंस्टीट्यूट ऐसा क्यों बोलता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर पार्टनर इन नेशन बिल्डिंग। अगर हम CA लोगों ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली GST भरने की ना, मैंने आपको 3 विंग बताया कि लॉ बनाने वाले लोग कौन थे, लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट ने लॉ बनाया, इंप्लीमेंट करने वाले लोग कौन थे, एग्जीक्यूटिव बॉडी, गवर्नमेंट। डिस्प्यूट होगा तो अपील कहां पे जाती है ना, कोर्ट्स में जाएगी। तो CA कहाँ है इन सब में? तुम लोग कहाँ हो ना, अपन कहाँ है वो तो बताओ। तुमको क्या लगता है पार्लियामेंट जब लॉ बनाता है तो कोचिंग इंस्टीट्यूट चालू करके रखी है गवर्नमेंट ने, क्या हो हमने क्या लॉ बनाया आपको सिखाते हैं? तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, देश में जो नया लॉ आया, नया अमेंडमेंट आया, नया सेक्शन बना, वो पढ़े, पार्लियामेंट ने क्या बनाया वो पढ़े और इंप्लीमेंट कराए, कौन करता है ये? तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स करते हैं। हम लोग लॉ पढ़ते हैं, हम डिकोड करते हैं कि उन्होंने क्या बनाया होगा। फिर उसके रिलेटेड फॉर्म कौन बनाता है? गवर्नमेंट। लेकिन गवर्नमेंट ने फॉर्म बनाया तो क्या जो व्यापारी लोग हैं, जो एक्चुअली GST बताया, उसको पता है कौन से कॉलम में क्या लिखना है? नहीं पता। तो वो कौन पता करके लेता है? CA लोग करते हैं। हमने बोला कि जब डिस्प्यूट होता है तो अपील फाइल करें, अपील कौन फाइल करता है? CA। और हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट्स, लेकिन उनको डॉक्यूमेंट भी कौन बना के देता होगा? CA। मतलब तुम लॉ बनाने से लेके लॉ का अपील करने तक की पूरी प्रोसेस में, हर प्रोसेस में जो काम करते हैं वो फर्म में काम कर रहे हो। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन तीनों से थोड़ी बढ़ जाती है, क्योंकि लॉ बनाने वालों ने बहुत अच्छा बनाया, इंप्लीमेंट करने वालों ने बहुत अच्छा किया, लेकिन अगर आप लोगों ने अच्छे से काम नहीं किया तो अच्छा लॉ अच्छे से इंप्लीमेंट हो ही नहीं सकता। GST तो आप अपने ऑफिस से भरते हो ना, ये गवर्नमेंट ऑफिस तो नहीं, ये गवर्नमेंट मुझको पैसे नहीं देता, अच्छा राम जी आपके ऑफिस से इस महीने में 1 करोड़ का GST आए, काम कर लीजिए, 1% आप रख लीजिए, नहीं। तो CA लोगों की औकात क्या है वो आप समझो। यहां से हम ऐसे नहीं कि हम नहीं करेंगे तो कोई और नहीं करेगा, कोई और भी कर लेगा, लेकिन आज जो बिजनेसमैन है वो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं है, वो पार्लियामेंट के मतलब नेताओं के ऊपर डिपेंड नहीं है, वो कोर्ट्स के जजेस के ऊपर डिपेंड नहीं है। आज व्यापारी जो है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? CA के ऊपर डिपेंडेंट है कि मेरा CA है ना वो देख लेगा, रातों रात लॉ बदल जाता है, मेरा CA है ना वो देख लेगा। फॉर्म चेंज हो गया, वर्जन 2 से वर्जन 3 पे चला गया ROC का पोर्टल, कोई व्यापारी को टेंशन नहीं आया, वो वर्जन 3 आ गया, मेरा CA है ना वो देख लेगा। फॉर्म भरने से मतलब है उसको कितनी आपको डिफिकल्टी आ रही है वो आपको पता है। इसलिए हमारा होना इस देश में बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसलिए इस प्रोफेशन की एक इज्जत है, और इसलिए हम पैसे भी कमाते हैं और नाम भी कमाते हैं। तो आप ऐसी फर्म से जुड़े हो तो आप पहले तो वो समझो कि आप कितने बड़े बिजनेस में हो। हम देश चलाते हैं साहब, ठीक है ना, ये टैक्स वगैरह भर के, अकाउंटिंग करके, ऑडिटिंग करके हम एक्चुअली क्या चला रहे हैं? देश चला रहे हैं। एंड आई फील प्राउड इन सेइंग दिस। और मैं तो टैक्स का प्रोफेसर हूं, मेरे दोनों सब्जेक्ट डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स देश को चलाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रेवेन्यू। मैं बजट भी आपके साथ डिस्कस करता हूँ, डायरेक्ट टैक्स में मैंने किया हुआ भी है। तो आप पढ़ोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बैठना जरूरी नहीं है, पहले 6 चैप्टर तक
7वें चैप्टर के आगे तो बैठना ही पड़ेगा, तो मजबूरी है, आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, तो कैसे भरोगे? लेकिन पहले 6 पढ़ लोगे तो आपका लीगल अंडरस्टैंडिंग बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, तो आप मैनेजर बन पाओगे, कंसल्टेंट बन जाओगे, एक दिन चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे, नहीं भी बनोगे तो टैक्स कंसल्टेंसी तो चालू कर सकते हो। और हमारे साथ रहोगे तो कम से कम आपको जूनियर को बताने के लिए आसानियत तो होगी। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या है, क्वेश्चन ने सडनली पूछ लिया तो क्या बता दोगे आप? ये थे सराहना विचार, ऐसे नहीं, आपको पता होना चाहिए, उसके लिए पढ़ो। तो पहले तो पढ़ने में इंटरेस्ट जनरेट करो और फिर पढ़ो, इंटरेस्ट नहीं होगा तो मत पढ़ो, समझा आपको? चलो आज के लिए इतना ही, फिर अगला बाद में देख लेंगे।